2022 के आखिरी सेशन में बाजार में छाई सुस्ती। बैंक निफ्टी ऊपर से 350 पॉइंट फिसला, लेकिन मिड कैप शेयरों में शानदार रौनक। साल 2022 में भारत ने किया आउट परफॉर्म। ग्लोबल अनिश्चितता के बावजूद सेंसेक्स और निफ्टी ने दिए 5% के पॉजिटिव रिटर्न्स। वहीं अमेरिकी और जापानी बाजारों में दिखे 9% की गिरावट। हांगकांग का मार्केट पूरे साल में 15% टूटा। सरकारी बैंक और एनबीएफसी शेयरों में आज जबरदस्त जोश। आईओबी, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन, यूको 5% तक ऊपर। श्रीराम ट्रांसपोर्ट, जीआईसी हाउसिंग और मन्नापुरम में भी 5% की तेजी के साथ कारोबार। और चीन की रीओपनिंग से मेटल शेयरों में जबरदस्त खरीदारी। निफ्टी मेटल इंडेक्स में 1% से ज्यादा का उछाल। सेल, हिंद कॉपर, हिंडाल्को, टाटा स्टील 3 से 4% ऊपर। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनी एलन इलेक्ट्रॉनिक्स की खराब लिस्टिंग इशू प्राइस से करीब 7% नीचे कर रहा है कारोबार। और पंचतत्व में विलीन हुई पीएम मोदी की मां हीराबेन, 100 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। नमस्कार, स्वागत है आपका इस साल के आखिरी कमाई का अड्डा में। मैं हूं अनुज, मेरे साथ हर्षदा और वीरेन जुड़ रहे हैं ऑफकोर्स दिल्ली से हमारे साथ। और बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रेडिंग सेशन अभी तक पैन आउट हुआ है। काफ़ी एक्सप्लोसिव एक्शन और काफ़ी आतिशबाजी चारों तरफ मार्केट्स में। हर्षदा, गोइंग आउट विद अ बैंग अनुज, जो कहते हैं ना कि न्यू ईयर में वैसी क्लोज हम देखते हैं कि आतिशबाजी होती टू वेलकम द ईयर। हमारे साथ भी मार्केट्स में वही हो रहा है। बिल्कुल। तो देखिए, खैर मिड कैप्स में ज़बरदस्त एक्शन है। लार्ज कैप भले ही थोड़ा सा आज सुस्ता रहे हैं, लेकिन कल एक्सपायरी थी। कल मार्केट ने आपको एक बहुत ज़बरदस्त फॉलो थ्रू ट्रेड दिया था, एक एक्सप्लोसिव ट्रेड दिया था। आज मार्केट थोड़ा सा उसको डाइजेस्ट कर रहा है और थोड़ा सा सुस्ता रहा है, और कोई बुराई भी नहीं है उसमें। हमने सुबह डिस्कस भी किया था आज लॉन्ग ट्रेड है नहीं मार्केट में, शायद शॉर्ट ट्रेड भले ही मिल जाए आपको। लेकिन ओवरऑल मिड कैप्स में अच्छी खासी तेज़ी है। मिड कैप्स में आपने देखा है खास एक्शन। ब्रॉडर मार्केट में इस समय एक अच्छा एक्शन है। और एक जो थीम्स आइडेंटिफाई की गई थी आपके लिए, वो अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, जैसे कि मेटल्स, कमोडिटीज़। रिलायंस आउट परफॉर्म कर रहा है, ओएनजीसी आउट परफॉर्म कर रहा है। पूरे के पूरे मेटल्स पैक में एक आउट परफॉर्मेंस है। और बजाज फाइनेंस और फिनसर्व दोनों में तेज़ी लौटी है। लेकिन एक चीज़ हम आंकड़ों के साथ डिस्कस करेंगे हर्षदा, कि 2022 का अंत हो रहा है एक उम्मीद और थोड़ी सी आशा के साथ, क्योंकि जिस तरीके से हमने आउट परफॉर्म किया है, और मैं नंबर्स के साथ दिखाऊंगा ये कि एक्चुअली मार्केट जो है काफ़ी अच्छा रहा है इस साल। निफ्टी भले ही आपको सिर्फ 5% का रिटर्न दिखाए, लेकिन ओवरऑल मार्केट काफ़ी अच्छा रहा है। और ठीक है, लास्ट दिन है, थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग, थोड़ा सा कंसोलिडेशन, लेकिन ओवरऑल ये साल फिर भी मैं कहूँगा कि बुल्स का ही रहा है। जी हाँ, बुल्स का दौर रहा है इस पूरे साल, खास तौर से अगर आप तुलना करें ग्लोबल मार्केट्स की। लेकिन आज के दिन आप कह सकते हैं जो तेजी के नाम कुछ ट्रेड्स हैं वो एनबीएफसी कंपनियां हैं, और उसमें कई ऐसे पॉकेट्स ऑफ स्ट्रेंथ आपको दिखाई देंगे। बजाज फाइनेंस, जिससे ज्यादा उम्मीद नहीं थी, आज सुबह भी आप बात कर रहे थे कि इतना ज्यादा चल नहीं रहा है, लेकिन आज एक अच्छी खासी तेजी। मन्नपुरम फाइनेंस जैसे काउंटर्स में काफी तगड़ा मूव देखने को मिला है। तो ये कुछ पॉकेट्स ऑफ स्ट्रेंथ देखने को मिली है। भले ही आपको निफ्टी बैंक में वो रौनक ना दिखाई दी हो, लेकिन ये एनबीएफसीज हैं जो आज दरअसल फोकस में आती हुई दिखाई दी है। लेकिन आज का ये क्लोजिंग सेशन, और जब हम फिर दोबारा मुलाकात करेंगे वो 2 जनवरी और पहला ट्रेडिंग सेशन रहेगा, आज के लिए क्लोजिंग के लिहाज से कुछ खास अहम है, या फिर जो भी एक्शन होना था वो हो गया, इट्स जस्ट अबाउट गेटिंग इट टू द एंड ऑफ द डे? हाँ, देखिए भजता, एक चीज़ है जो हमारा सुबह का आज मॉर्निंग सेटअप था, वो एक काफ़ी ऑब्वियस था। मैं मतलब एक चीज़ जो डिस्कस की थी कि एक कल की बड़ी रैली के बाद आज गैप अप में अगर आप 20 डेमा पे खुलेंगे तो वहाँ पर लॉन्ग नहीं है, और अग्रेसिव ट्रेडर चाहे तो शॉर्ट भी कर सकता है। और एक स्टॉप लॉस हमने सजेस्ट किया था, मार्केट ने उसको रिस्पेक्ट किया, क्योंकि वो एक लॉजिकल ट्रेड थी, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स लॉजिकल ट्रेड्स प्ले होती हैं। तो आज वो लॉजिकल ट्रेड प्ले हुई। अब 18,250 से 18,300 आपके लिए सप्लाई जोन बन गया है, और ये डिक्लाइनिंग 20 डे मूविंग एवरेज, ये ध्यान रखिएगा। तो इसके लिए अगले 3-4 दिन बहुत क्रूशल हो जाएंगे मार्केट के लिए, क्योंकि डिक्लाइनिंग 20 डे मूविंग एवरेज में अगर मार्केट नीचे गिरता है तो फिर रेजिस्टेंस है वो थोड़ा नीचे होता रहता है, इंस्टेड ऑफ थोड़ा और ऊपर होने के बजाय। बाय जोन कहाँ है, जो मैंने सुबह भी बोला था वही रिपीट कर रहा हूँ, 18,050 से 18,100 वहाँ मिले, किसी भी कारण से मिले तो बाय जोन है।
और लेकिन एक चीज़ है 230 फैक्टर शायद प्ले आउट हो जाए आज, तो 230 के फैक्टर पर एक नज़र रखेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है बैंक निफ्टी डिस्कस करना। देखिए सुबह भी जो हमारी अप्रोच थी कि बैंक निफ्टी में आप जहाँ खुले वहाँ मुनाफा वसूली करिए और उसके बाद साइड हट जाइए, क्योंकि जो बाय जोन आएगा वो आएगा 42,930 पर। अब हम आ गए हैं 43,040 पर आज तक, वो जो जोन है उससे अब सिर्फ 100 पॉइंट दूर रह गए हैं। मेरे ख्याल से वो भी शायद आपको दिख जाए 42,930 उसके आसपास। अगर वहाँ स्टेबिलिटी मिले और वहाँ आपको लगे कि मार्केट अब रुक रहा है वहाँ पर ऊपर से नीचे आकर, या तो अभी ले लें और 42,930 का स्टॉप लगा दें, या देखें 42,930 होल्ड कर रहा है कि नहीं। दोनों तरीके के ट्रेडर्स होते हैं, आप कंफर्मेशन का वेट कर सकते हैं या फिर उसको प्रीएम्प्ट कर सकते हैं ट्रेड को, दोनों में से जो आपको पसंद हो आप वो करिए। लेकिन ओवरऑल टेक्सचर बैंक निफ्टी का अभी भी बाय ऑन डिप्स है। ये मार्केट शॉर्ट का मार्केट अभी भी नहीं है बैंक निफ्टी में, और आज की कमजोरी के बावजूद मैं ये कहूँगा कि बैंक निफ्टी काफ़ी स्ट्रांग है। और इनफैक्ट बैंक निफ्टी शायद पूरी दुनिया के इंडिसेस में सबसे स्ट्रांग इंडेक्स है इस समय, जिस तरीके से इसने पिछले कुछ टाइम में कारोबार किया और इस पूरे साल जिससे काम किया। जी हाँ, इनफैक्ट दुनिया के सामने हमारी चाल तो काफ़ी बेहतर रही ही है, स्पेशली अगर आप निफ्टी की बात करें। लेकिन अनुज, नॉर्मली इस पूरे हफ्ते हम फ्लैशबैक 2022 कर रहे थे कि कौन से स्टॉक्स चले, कहाँ पर निराशा हाथ लगी, कौन सा आईपीओ हिट हुआ, कहाँ पर कौन सा फ्लॉप हुआ। जब इस पूरे साल को लुक बैक करके देखते हैं, सबसे बड़ी लर्निंग क्या साबित हुई होगी एक भारतीय ट्रेडर की? मेरे ख्याल से सबसे बड़ी लर्निंग ये साबित हुई है कि आप पास रिकॉर्ड से नहीं जा सकते। आपको जो मार्केट करंट एविडेंस पे दिखा रहा है कि जो आपको अप्रोच करना चाहिए मार्केट, उसके हिसाब से काम करिए। पिछले 3 साल से आईटी आउट परफॉर्म कर रहा था, इस साल उसने अंडर परफॉर्म किया। एक्चुअली निफ्टी ने सिर्फ 5% गेन किया, उसका कारण है एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो ये जो साल है बहुत अच्छा रहा है। 33 निफ्टी स्टॉक्स हैं हर्षिता जो ग्रीन में रहे हैं, सिर्फ 17 स्टॉक्स हैं जो रेड में रहे हैं। लेकिन क्योंकि वो जो 17 स्टॉक्स है उनका वेट काफ़ी ज़्यादा था, इसके लिए निफ्टी में गेन सिर्फ 5% के रह गए। आईटी, फार्मा और रियल्टी सिर्फ 3 इंडेक्स हैं जो रेड में बंद हो रहे हैं पूरे साल के लिए। अदरवाइज आप देखें तो बाकी सारे के सारे सेक्टर्स, ये 3 सेक्टर को छोड़ दें, आईटी, फार्मा और रियल्टी, तो बाकी सारे के सारे सेक्टर्स ने आपको पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं। और वो मैं आपको दिखा देता हूँ। पीएसयू बैंक 71%, पावर 27%। चलिए पीएसयू बैंक को आप मान लीजिए एक एक्सेप्शन है, वो हर साल कोई ना कोई एक्सेप्शन आपको मिल जाता है। उसके अलावा लेकिन बाकी आप देखेंगे तो पावर 27%, सीपीएसई 24%, मेटल 23%, बैंक निफ्टी 22%, बैंक निफ्टी बड़ा इंडेक्स है, एफएमसीजी 17%, ऑयल एंड गैस 17%, ऑटो 16%। अगर आपने सिर्फ ये 3 सेक्टर बचा लिए थे, आईटी, फार्मा और रियल एस्टेट, और रियल एस्टेट तो खैर कोई बहुत बड़ा वेटेज रखता भी नहीं है, सिर्फ आईटी और फार्मा अगर आपने बचा लिए थे, तो इस साल अगर आपने सिर्फ और कुछ नहीं किया होता, सिर्फ इंडेक्स को मिरर किया होता एक्स ऑफ आईटी एंड फार्मा, तो आपने मोटा मोटा करीब 25 से 30% रिटर्न कमाए होते। तो ये इस हिसाब से एक बहुत ही अच्छा साल रहा है, और एक इंडिकेशन है कि 2023 में भी एटलीस्ट स्टार्ट में ट्रेंड वही रहने वाला है। लेकिन मार्च अप्रैल के बाद आईटी पर ध्यान दीजिएगा, हो सकता है वो जो ईयरली गाइडेंस आनी शुरू होगी उसके बाद मुझे लग रहा है कि मार्केट बॉटम आउट हो जाएगा आईटी नेम्स में, क्योंकि वो ऑल सब कुछ प्राइसिंग कर लेगा। ये कंपनियों की खराब कमेंट्री, यूएस में रिसेशन का डर, वो सब प्राइसिंग कर लेगा। लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ी लर्निंग ये रही है कि मार्केट रोज़ आपको कुछ नया सिखाता है और आप अपने पास लॉरल्स पे नहीं रह सकते। इसमें लाइक यू नो पिछले साल जो हुआ उससे कोई मतलब नहीं है। 2023 में मार्केट आपको कुछ और नई चाल दिखाएगा और आप कुछ सीख भी लेंगे अगर 2022 से, तो हो सकता है कि 2023 में एग्जैक्टली उसका उल्टा हो। तो अब मार्केट में निम्बल रहना बहुत जरूरी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आप नॉर्मली सब लोग अपनी खुद की प्लेबुक बनाते हैं और मार्केट की बेसिक फंडामेंटल्स की प्लेबुक तो सेम होती है, लेकिन कुछ ना कुछ उसमें फैक्टर बदल जाता है। और वही अनुज भी मेंशन कर रहे हैं कि कुछ अलग आपको सिखा के जाता है। ये नहीं होगा कि शायद इसी तरह का परफॉर्मेंस अगले साल रहे, लेकिन हाँ कुछ बेसिक फंडामेंटल्स आप कैरी करेंगे और इस साल की सीख अगले साल भी आप लागू जरूर करेंगे। तो आज इस साल को जब हम अलविदा कह रहे हैं, कैलेंडर ईयर को जब हम अलविदा कह रहे हैं, किस तरह की पोजीशंस हैं जो मार्केट ने ली है, और आज तो इनफैक्ट नई सीरीज की शुरुआत भी हुई है। वीरू बताइए क्या सेटअप देखने को मिला है, कुछ खास स्टॉक्स जहां पर आपको लगा कि अभी से लोग थोड़ा सा उत्सुक होकर पोजीशंस बिल्ड करने लगे हैं? जी गुड आफ्टरनून। देखिए हर्षिता, मिड कैप आईटी में आज कुछ बाइंग विजिबल हैं क्योंकि ये सीरीज़ का जैन सीरीज़ का पहला डे है, पहला दिन है। तो थोड़ा सा अगर आप देखें निफ्टी आईटी में आज पुल बैक भी था। निफ्टी आईटी करीब 28,800 पे है। ऑल दो अभी भी सारे एवरेजेस मतलब जो क्रिटिकल हैं, आई मीन एक अटैम्प्ट लिया आज 20 को बाइसेक्ट करने का, आज 100 को बाइसेक्ट करने का, 50 को बाइसेक्ट करने का, लेकिन सक्सीड नहीं हो पाया। इंडेक्स में अगर आप देखें बहुत साइजेबल या फिर एक नोटिसेबल अगर आप देखें पुल बैक नहीं है, क्योंकि
कुछ क्रिटिकल एवरेजेस इसने नहीं काटे, सक्सीड नहीं हो पाया। लेकिन मिड कैप आईटी में, कोफोर्ज में, परसिस्टेंट में, ओरेकल फाइनेंशियल्स में आज बाइंग विजिबल है आज तक। इन सभी स्टॉक्स में स्पेशली कोफोर्ज में करीब करीब 29% का ओआई बिल्डअप, परसिस्टेंट में 7% का और ओरेकल फाइनेंशियल्स में करीब करीब 6.25% का बिल्डअप देखा गया और द वेरी फर्स्ट डे ऑफ द सीरीज। और एक बात बिल्कुल अभी तक डेटा में प्रूव हो रही है कि मिड कैप बैंकिंग को बाजार छोड़ने को तैयार नहीं है। लुक एट पीएनबी 7% ओआई बिल्डअप, आरबीएल ये अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का स्टार प्राइस परफॉर्मर रहा, 96% रोलओवर्स के साथ इस सीरीज में आया और आज भी अर्षिता ऑन द वेरी फर्स्ट डे 10% का ओआई बिल्डअप। तो आप इस स्टॉक को और इसकी ट्रेजेक्ट्री को और इसके मोमेंटम को गेस कर सकती हैं। और सीयूबी, सिटी यूनियन बैंक में अगर आप देखें आज करीब 5% का बिल्डअप है। अगेन मिड कैप में आईटी, मिड कैप में बैंक्स और मेटल्स, ह्यूज बिल्डअप। गौरतलब है कि कल भी हम डिस्कस कर रहे थे कि मेटल्स इस सीरीज में जब एंटर कर रहे हैं, मतलब जनवरी में विद स्ट्रॉन्ग ओआई और रोल ओवर्स के साथ, टाटा स्टील, कोल इंडिया और हिंडाल्को, ये 3 स्टॉक्स अगर आप देखें इनमें स्ट्रॉन्ग बिल्डअप था आज सीरीज के पहले दिन। लेकिन एक स्पेस जहां पे आज शॉर्टिंग विजिबल है और थोड़े से प्राइस डैमेजेस विजिबल भी हैं, उसमें है सीमेंट। हर्षदा, रैमको, श्री सीमेंट और अल्ट्राटेक सीमेंट, क्लियरली इस स्पेस में आज शॉर्टिंग विजिबल है और तीनों स्टॉक्स में आज शॉर्ट साइड पे ओआई बिल्डअप हुआ। हर्षदा, तो ये फिलहाल वो काउंटर्स जहाँ पर तेजी और मंदी के सौदे बन रहे हैं। कुछ खास आपके लिए ट्रेंडिंग काउंटर्स भी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, लेकिन एक बार निफ्टी की चाल भी स्क्रीन पर दिखा देते हैं। 18,200 के आसपास 8.2 पर निफ्टी बैंक 99 अंकों की गिरावट पर है 43,153 के लेवल्स पर। लेकिन पूरा जोश जुनून जो आज तेजी का है वो मिड कैप्स के नाम। चलिए आपको दिखाते हैं कुछ ट्रेंडिंग काउंटर्स जहां पर आज अच्छी खासी हरकत देखने को मिली है। और जो मैं मेंशन भी कर रही थी, एनबीएफसीज का दिन है आज। कई ऐसे एनबीएफसीज मिड और स्मॉल कैप वाले भी जो तेजी में, लेकिन दिग्गज आज बजाज फाइनेंस ने कमान संभाली है तेजी की पहले, लगभग 2% ऊपर। मनप्पुरम फाइनेंस करीब 4.5% की तेजी पर। वहां पर आप आरईसी भी देखेंगे तो 3% का इजाफा देखने को मिला है। और एक न्यू इंडिया एश्योरेंस है जहां पर 10% तक की तेजी देखने को मिली है आज के दिन। तो ये इंश्योरेंस प्ले एक्टिव होता हुआ, जहां न्यू इंडिया एश्योरेंस में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है, वहीं एसबीआई लाइफ आज दरअसल धक्के खा रहा है मुनाफा वसूली का। यहाँ पर ये शिकार बनता हुआ 2% का नुकसान। गोदरेज कंज्यूमर में हमने देखा था इस हफ्ते लगातार तेजी के ट्रेड्स आए, एक्सपायरी के लिहाज से भी आज पोजीशन थोड़ी सी कटी हैं, 1% नीचे ये। पिडिलाइट में 1% तक की गिरावट और साथ ही साथ शिपिंग कॉर्पोरेशन में भी करीब करीब 2.5% तक का नॉक आता हुआ दिखाई दिया है। तो ये फिलहाल वो काउंटर्स और इनमें से कुछ की हम चर्चा भी करने वाले हैं आगे। हमारे जानकारों को अब जोड़ना शुरू करते हैं जो तैयार हैं आपके लिए आज इस ट्रेडिंग सेशन में आखिरी 1.5 घंटे की तैयारी करवाने के लिए। फंडामेंटल्स पर ओम कैपिटल के राजेश अग्रवाल तैयार है कोलकाता से। इनके साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं तकनीकी कॉल्स देने के लिए मानस जायसवाल, राजेश सातपुते, अमित सेठ और साथ ही साथ प्रदीप होचंदानी। इन सब से समझेंगे कि आज आपकी अप्रोच इस मार्केट में क्या होनी चाहिए। यही नहीं, 2:40 पर सस्ता ऑप्शन भी आपके लिए पेश होगा। मानस जायसवाल जानेंगे सस्ता ऑप्शन, राजेश अग्रवाल देंगे एफएनओ का सुपरस्टार, चार्ट का चमत्कार आज चार्ट का चौका में प्रदीप होचंदानी के जिम्मे और मिड कैप फंडा राजेश अग्रवाल से जानेंगे। अगले हफ्ते जब हम लौटेंगे सोमवार को नए साल के साथ, तो एक आंकड़ा जिस पर बाजार की नजरें होंगी वो है दिसंबर की ऑटो बिक्री के आंकड़े। क्या एक्सपेक्ट कर रहा है मार्केट, किस तरह की बिक्री रही है, ये दीपाली बताएंगी। 2023 के टॉप पिक्स क्या है ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से, सुमित से जानेंगे। और नीरज हमें बताने वाले हैं 3:45 बजे कि क्या वो बड़ी चीज़ें होंगी जो मार्केट को दरअसल ड्राइव करती दिखाई देंगी। और 2023 के आउटलुक पर हमारे साथ आज के आर चोकसी होल्डिंग्स के देवेंद्र चोकसी तो जुड़ेंगे ही। चलिए फिर एक काम करते हैं, इस कॉल्स लेना शुरू करते हैं। सबसे पहले मानस आपके पास आते हैं, बताइए इस समय की कॉल क्या होगी। साल की जो आखिरी 1.25 घंटा बचा है ट्रेडिंग के हिसाब से, किस स्टॉक पर दाम लगाएंगे आप? तो देखिए, मैं समझ रहा हूँ कि बालकृष्ण इंडस्ट्रीज ये एक ऐसा स्टॉक है जो तैयार है एक फ्रेश ब्रेकआउट के लिए। और कंसोलिडेशन काफी बड़ा हो गया, अगर आप देखेंगे तो शायद 15 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद बालकृष्ण इंडस्ट्रीज तैयार हुआ है एक ब्रेकआउट के लिए। आज लो वॉल्यूम डे है, लेकिन फिर भी यहाँ पर काफी बेहतर वॉल्यूम्स देखने को मिल रहे हैं। आई थिंक यहाँ पर करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी चाहिए। 2120 आपके स्टॉप लॉसेज रहेंगे। करंट लेवल्स पे खरीदारी कर रहे हैं, 2120 के स्टॉप लॉस लगा रहे हैं, तो टारगेट भी बड़े सेट करिए।
टारगेट रहेंगे 2240 के, 2240 के आपको टारगेट सेट करने हैं। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में खरीदारी करने की राय रहेगी। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में आप देखें आपकी बाय कॉल है। जरा प्लीज़ एक बार चार्ट लेके आइएगा आपकी स्क्रीन पे। बालकृष्णन जी हाँ, आई मीन डे लो से काफ़ी स्ट्रॉन्ग 1758 का लो लगाया, वहाँ से करीब 2158 पे ट्रेड करता हुआ। ये आपकी स्क्रीन पर आप देखें 12 मंथ का चार्ट है और एग्जैक्टली अगर आप देखें 1 ईयर लो से एक स्मार्ट रिकवरी। लेकिन अगर आप इंट्राडे में देखें तो शार्प मूव इस स्टॉक में। और OI एडिशंस में भी ऑटो स्पेस में आप देखें तो आज बालकृष्ण रजिस्टर हो रहा है। राजेश सतपुते जी, आपकी कॉल क्या रहेगी इस वक्त की? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी, गुड आफ्टरनून अनुज जी, गुड आफ्टरनून हर्षिता जी, एंड सबको नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज लास्ट डे है तो सोचा अभी दे दूं। वीरेंद्र जी देखिए, मेरी नज़र है बजाज फाइनेंस, बजाज फिंस और दोनों मेरे हिसाब से ये जो बॉटम लगा है, जो हमने पहले भी कैच किया है, उसके बाद बजाज फाइनेंस आई थिंक रेडी हो रहा है। यहाँ पे टेक्निकली अगर आप देखें तो पॉजिटिव डाइवर्जेंस है। 1620 का मेरा टारगेट रहेगा। 1560 पे ये फिलहाल ट्रेड हो रहा है, तो इसे बाय, 1540 का स्टॉप लॉस। ओके, बजाज फिंसर अगर आप देखें 1556 पे इट्स बाय। तो दो अगर आप देखें बाय ट्रेड्स, एक ऑटो में, एक NBFCs में। और बजाज फाइनेंस की बात हुई थी, अभी आप खैर बजाज फाइनेंस फिंसर पे एक बाय कॉल दे रहे हैं। अब अमित जी के पास चलते हैं। अमित जी, गुड आफ्टरनून, आपका कन्विक्शन कॉल। जी गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। वीरेंद्र जी, मैं ONGC के साथ जाना चाहूंगा। 2 दिन पहले ये मॉर्निंग में भी मेरी टॉप कॉल थी। ONGC का स्ट्रक्चर काफी कंस्ट्रक्टिव है और पॉजिटिव है। स्टॉक ऑलमोस्ट अपने 10 डेमा से ऊपर आ रहा है। 3 से 4 दिनों का कंसोलिडेशन हुआ है। यहाँ पे एक क्लियर ब्रेकआउट नजर आ रहा है। 147.40 का कैश में प्राइस है। इसे बाय करें फॉर अ टारगेट ऑफ 153 और स्टॉप लॉस रहेगा 144 का। ओके, तो ONGC में एक अपॉर्चुनिटी इस समय तेजी की तरफ आप पकड़ रहे हैं। 144 का स्टॉप लॉस लगाइए। स्टॉक 150 के ऊपर जाने की पूरी क्षमता रखता है। प्रदीप, आफ्टरनून, बताइए आपका ट्रेड क्या रहेगा इस घंटे? गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरी तरफ से NBFC स्पेस का महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस रहेगा पिक। स्टॉक मोस्टली दिसंबर का पूरा महीना कंसोलिडेशन में इसने बिताया है। अब इस कंसोलिडेशन के बाद शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस और ट्रेंड लाइन डाउन का जो नीचे के बॉटल्स को कनेक्ट करती है, उस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके ये अप ट्रेंड रिज्यूम कर रहा है। तो M&M फाइनेंस को 237 के करंट रेट पे लेना चाहेंगे। स्टॉप लॉस यहाँ पे 228 का रहेगा और 251 के टारगेट रहेगा। 51 के टारगेट के लिए देखिए एक और NBFC पर नजरें आती हुई M&M फाइनेंशियल, ये एक बाय साइड का ट्रेड साफ है। राजेश अग्रवाल, आफ्टरनून सर, बताइए आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून हर्षिता जी, वीरेंद्र जी, अनुज जी एंड बाकी भी पैनल में जो मित्रगण हैं। वैसे तो मैं बजाज फिनसॉफ के साथ जाना चाहूँगा, बट चूंकि सतपुते साहब ने दे दिया है तो एक दूसरा स्टॉक दे देता हूँ, टाइटन, जिसके नंबर स्ट्रॉन्ग आए थे। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो ज्वेलरी सेगमेंट में अच्छी बढ़त देखी गई थी, बावजूद इसके कि इन्फ्लेशन इतना हाई था। 3 साल के CAGR ग्रोथ देखेंगे तो 20.5% के आसपास आई है। और सबसे अच्छी बात है कि मार्केट शेयर गेन हो रहा है, नेटवर्क बढ़ते जा रहे हैं, और जो कि शिफ्ट हो रहे हैं ट्रस्टेड ब्रांड्स की तरफ। जो अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स थे वो मार्केट से आउट हो जाते हैं। और इन्होंने अभी तनेरिया करके एक नया ब्रांड क्लोथिंग में लॉन्च किया है, जो कि बहुत अच्छी तरीक़े से लिया गया है। और कई बड़े शहरों में उन्होंने अपने नए स्टोर्स खोले हैं, और आने वाले 6 महीने के लिए भी मैनेजमेंट ने ये कहा है कि और एग्रेसिवली वो स्टोर्स खोलेंगे। मुझे लगता है ये सब चीज़ें बहुत अच्छा इशारा कर रही है कि आने वाले दिनों में बहुत अच्छी बढ़त हो सकती है। शॉर्ट टर्म में 2750 के टारगेट रहेंगे, बट लंबी अवधि से मेरा मतलब साल भर के टारगेट 3000 रुपये के रखे जा सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म की कोई कॉल हो तो 2750 के टारगेट के साथ यहाँ खरीदारी करनी चाहिए। आपकी स्क्रीन पर आप देखें टाइटन पे एक बाय कॉल, और ये डे हाई की ट्रैजेक्टरी में। दरअसल दिसंबर मिड तक, इनफैक्ट दिसंबर 20 तक ये स्टॉक काफ़ी गिरा था, लेकिन अब अगर आप देखें स्ट्रॉन्ग मूव देता हुआ डे हाई के क्लस्टर में। मीनवाइल आपके स्क्रीन के निचले भाग पे एक महत्वपूर्ण एक्सक्लूसिव CNBC आवाज़ की खबर चलती हुई। कोयले से गैस बनाने के लिए सरकार बजट में कर सकती है फाइनेंशियल इंसेंटिव्स का ऐलान। एक महत्वपूर्ण योजना जिसके तहत इस बजट में कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं हो सकती हैं। कुछ देर में लक्ष्मण जी को जोड़ेंगे इस खबर पर विस्तार से बातचीत करने के लिए। और प्लांट और मशीन्स के लिए करीब 6 से 7 हज़ार करोड़ रुपए के जो वित्तीय सपोर्ट है उसका ऐलान इस बजट में संभव है। कोल गैसिफिकेशन के लिए वित्तीय मदद के अलावा दूसरे मोर्चे पर भी कई मदद मिल सकती हैं। क्या होंगी ये मदद और क्यों, किस मद्देनज़र ये कदम उठाए जा रहे हैं बजट में, बातचीत करते हैं मेरे सहयोगी इस वक्त और CNBC आवाज़ के इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण जी मौजूद हैं। लक्ष्मण जी नमस्कार, बताइए पूरी खबर विस्तार से।
देखिए, खबर ये है कि जो कोल गैसिफिकेशन यानी कोयला से जो गैस बनाने का प्रस्ताव था, उस पर सरकार बजट में खास ऐलान कर सकती है। ये ऐलान करीब 6 से 7 हजार करोड़ रुपए के कैपिटल सपोर्ट के तौर पर आपको देखने को मिल सकता है। और 6 से 7 हजार करोड़ रुपए का जो कैपिटल सपोर्ट होगा वो प्लांट और मशीनरी के लिए सपोर्ट हो सकता है। और साथ ही साथ इसमें वित्तीय सपोर्ट के अलावा, वायबिलिटी गैप फंडिंग के अलावा कई सारे पॉलिसी सपोर्ट भी होंगे, जिसमें आपको खासतौर से लाइसेंस के शर्तों को आसान करना, कोल के लिंकेज को सपोर्ट को आपको हमेशा के लिए बरकरार रखा जाए, कोल लिंकेज की गारंटी देना जैसे प्रस्ताव होंगे। इसका पूरा मसौदा तैयार कर लिया गया है। वित्त मंत्रालय से कई दौर की सलाह मशविरा हो चुकी है और इसमें खासतौर से निजी कंपनियों के साथ भी पिछले दिनों बैठक हुई थी, जिसमें अदानी एंटरप्राइजेज, दीपक फर्टिलाइजर, JSW समेत कई कंपनियों ने दिलचस्पी दिखाई थी। शुक्रिया लक्ष्मण जी इस पूरी जानकारी के लिए। और कुछ स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर इस समय, कोल इंडिया खास तौर से करीब 2% ऊपर। इनफैक्ट राजेश अग्रवाल जी, इस पर कोई व्यू आपका कोल इंडिया पर? देखिए, कोल इंडिया में जिस तरीके के रिजर्व्स हैं, मुझे लगता है कि वर्ल्ड में सबसे बड़े रिजर्व्स हैं, हाईली अंडर वैल्यूड है। कई वर्षों के बाद अब चलना शुरू हुआ है, अब जो कि ई टेंडरिंग वगैरह की प्रोसेस, अब ये कोल गैसिफिकेशन की बातें, मुझे लगता है सारी चीज़ें पॉजिटिव है। और सबसे बड़ी बात है कि जो अभी इन दिनों जो आउटपुट का या खदाई का जो न डेटा आया है वो बहुत पॉजिटिव आया है। मुझे लगता है कि यहाँ से भी कम 10 से 12% की बढ़त आगे आने वाले 3 महीने में बिल्कुल हो सकती है। तो यहाँ कोई गिरावट आती है हमारी खरीदारी के लिए के लिए एक अपॉर्चुनिटी अब 2% तक की स्क्रीन पर एक्शन देखने को मिला है। लेकिन जिन कंपनियों ने दिलचस्पी दिखाई है, जो दरअसल एक कोल गैसिफिकेशन का काम करने वाली हैं, उसमें जैसे दीपक फर्टिलाइजर का नाम आया, अदानी एंटरप्राइजेस का नाम आया, कोल इंडिया, गेल, IOC, इन सब ने करार वैसे भी किया हुआ है। नेवली लिग्नाइट भी एक दरअसल एक प्लेयर रह सकता है इस पर्टिकुलर बिजनेस में। चार्टिकली इनमें से कोई स्टॉक मानस जो आपको लग रहा है एकदम राइप है ट्रेड के लिए? क्योंकि ये सारे काउंटर्स थोड़े से, स्पेशली नेवली लिग्नाइट आपका हो या फिर आपका गेल हो, ये थोड़े से ऑफ रेडार गए थे। इसमें अदानी एंटरप्राइजेस ही है जो हाल ही में करेक्ट करके फिर से अपनी चाल को रिट्रेस कर रहा है। इन सब स्टॉक में आई थिंक गेल पे बिल्कुल नजर रखनी चाहिए। और देखिए, गेल ने अभी 4 दिन पहले रिवर्सल के साइन दिखाए, एक बुलिश पैटर्न बना था। उसके बाद पिछले 3 दिनों से अगर आप देखेंगे तो जब इंटरडे सेशन में गिरावट देखने को मिल रही है तो ये 20-डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा था। आज एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है और मेरा समझना है कि अब ये 100 रुपीज के लेवल्स को टेस्ट करने के लिए तैयार है। तो एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगाइए 95.50 का, करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए 100 रुपए के टारगेट के लिए। ओके, चलिए गेल पर। अच्छा, एक सेट ऑफ स्टॉक्स लेकर आइए, IDFC ट्विंस, IDFC और IDFC फर्स्ट बैंक। और एक्चुअली राजेश अग्रवाल जी, ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ क्योंकि फॉर लॉन्गेस्ट टाइम मार्केट ने बेट किया है कि ये दो स्टॉक्स जो हैं एक कुछ कमाल करके दिखाने वाले हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि IDFC फर्स्ट बैंक हर बार 60 रुपये पर आकर थक जाता है। अब यहाँ से लग रहा है कि इस बार फाइनली इसको ब्रीच करेगा ये। देखिए, बहुत छोटी अवधि में लगता तो नहीं है कि अनलेस कि अनटिल की कोई बड़ा कॉर्पोरेट एक्शन अनाउंस हो, वो जो रिवर्स मर्जर की बातें हो रही है, वो ऐसा कुछ बड़ी खबर आती है तो ही होगा। अदरवाइज़ मैं समझता हूँ कि फिर ऊपर के लेवल्स पे सेलिंग प्रेशर आएगा, क्योंकि एक अगर आप देखो तो किसकी इक्विटी बहुत बड़ी है और रिटेल के हाथों में ये गले तक फंसा हुआ माल है, और जैसे ही ऊपर आएगा हर कोई इसमें निकलने की कोशिश करेगा। तो मुझे लगता है कि एक बार प्रेशर ऊपर के लेवल्स पे बना रहेगा अनलेस कि कोई बहुत बड़ी अनाउंसमेंट हो। हाँ, फंडामेंटली मैं ये जोड़ना चाहूँगा कि पिछले 2-3 क्वार्टर्स के अगर अपने नंबर देखें तो नंबर्स में सुधार होता हुआ नज़र आया, बट सुधार होता हुआ इस वैल्यूएशन पे मुझे लगता है कि सब कुछ ऑलरेडी डिस्काउंटेड है। चलिए, बैंक निफ्टी अब 43,100 के नीचे और 43,096 इस समय बैंक निफ्टी पर रेट। और जो थोड़ी सी आप एक रिकवरी देख रहे थे हर्षदा, उसमें वापस एक हल्की सी सेलिंग आ रही है। लेकिन मिड कैप में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मिड कैप इंडेक्स ज़बरदस्त 1% तेज़ी मिड कैप इंडेक्स की। इनफैक्ट ये हमने देखा भी है कि इसमें जो लास्ट वीक मिड कैप की पिटाई हुई थी फ्राइडे को, उसके बाद इस पूरे वीक धीरे धीरे करके मार्केट ने उस
वो जो एक सबसे ख़राब सेशन था फ्राइडे को, उसको पूरा का पूरा ठीक करने की कोशिश की और ये 7 डे मूव अब वो जो फ्राइडे का वाटरफॉल डिक्लाइन था उसको पूरा रिकवर कर लिया मिड कैप इंडेक्स ने और अब करीब करीब 1% गेन के साथ ही बैठा है। हालांकि पिछले हफ्ते के स्टार्ट से देखेंगे तो मेरे ख्याल से अभी भी थोड़ा मिड कैप में पेन है, लेकिन ओवरऑल अच्छी रिकवरी है मिड कैप में इस हफ्ते में। जी हाँ, और काफ़ी यूनिक ट्रेड्स यहाँ पर सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और हमारे जानकार ने भी कन्विक्शन ट्रेड के लिहाज से वो एनबीएफसीज की बात की थी। उसमें से एक स्टॉक जो राजेश सातपुते दरअसल क्लोजली ट्रैक करते हैं, मनप्पुरम फाइनेंस, इस पर एक व्यू दीजिए राजेश जी, फिर थोड़ा सा गियर शिफ्ट करके ऑटो कंपनियों की तरफ जाएंगे। लेकिन मनप्पुरम फाइनेंस आज का ये मूव 116 के स्तर पर, क्या सलाह है? हर्षदा जी देखिए, मेरे हिसाब से आज थोड़ा इसका अगर आप चार्टिकली देखें तो ब्रेकआउट हुआ है। इसने अपने 200 डेज, 100 डेज, 50 डेज, ये जो क्लस्टर था इसके ऊपर ये क्लोज हो रहा है। तो इनफैक्ट यहाँ पे जो 114 का लेवल था इसके ऊपर ये बाय का ट्रिगर होता है, तो इसका जो टारगेट होगा एज ए बीटीएसडी भी देखे तो 122 का बनेगा। 122 के बाद फिर मुझे लगता है 130 का टारगेट पोजिशनली अनफोल्ड होगा। सो 117 पे बाय साइड का ट्रेड होगा, 114 का स्टॉप लॉस। चलिए, अब नया साल जब स्टार्ट होगा तो फर्स्ट डे पर सबसे बड़ा ट्रिगर जो मार्केट को मिलेगा, जो मार्केट मूविंग ट्रिगर है वो है ऑटो सेल्स। कंपनियां आंकड़े लेकर आएंगी, कुछ कंपनियां 1 जनवरी को, कुछ 2 जनवरी को ये सारे आंकड़े आएंगे, 2 व्हीलर 4 व्हीलर पैसेंजर व्हीकल्स। और नमूरा के एस्टिमेट्स मार्केट्स काफ़ी अच्छे से ट्रैक करती है। दीपाली के पास चलते हैं और जानते हैं कि क्या सेल्स एक्सपेक्टेशंस हैं दिसंबर के लिए। दीपाली बताइए। शुक्रिया अनुज, और नंबर्स बताएं प्रोसेस, उससे पहले कुछ की टेक अवेज बता देते हैं। क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए इस बार के सेल्स नंबर्स में? पहली चीज तो ये कि जो मीडियम और हेवी कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट है, जहां हमने इस साल की शुरुआत से रिकवरी देखी थी, वो रिकवरी सस्टेन होती हुई दिखेगी डिमांड फ्रंट पे। लेगार्ड्स रहेंगे 2 व्हीलर्स। इनफैक्ट 2 व्हीलर्स में डिमांड स्लो डाउन के इंडिकेशन मिल रहे हैं। प्री फेस्टिव सेल्स वाले लेवल्स फिलहाल ऑटो कंपनीज पोस्ट करते हुए दिखाई देंगे और फिलहाल नियर टर्म में कोई इमीडिएट रिकवरी भी दिखाई नहीं दे रही है डिमांड फ्रंट पे। वहीं अगर पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट की बात करें तो यहाँ पर डिमांड स्लो डाउन के इंडिकेशन आना शुरू हुए हैं। स्पेशली जो एंट्री लेवल सेगमेंट है, यानी कम बजट की कार्स हैं, उनकी डिमांड में कमी आई है। मिड सेगमेंट फिर भी कंपैरेटिवली बेटर परफॉर्म कर रहा है। प्रोसेस नंबर्स की बात करें, क्योंकि मारुति का मेजॉरिटी ऑफ मार्केट शेयर एंट्री लेवल सेगमेंट में है, इसीलिए नंबर्स थोड़े वीक फ्रंट पे रहेंगे। 1,43,000 यूनिट्स कंपनी बेच सकती है दिसंबर में, और ओवरऑल नंबर जो रहेगा, और ये ड्रॉप रहेगा -10% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे, और वाई बेसिस पे -7% का ड्रॉप रहेगा दिसंबर में। M&M की बात करें, क्योंकि M&M की ज्यादातर गाड़ियां मिड साइज सेगमेंट में दिखाई देंगी, इसीलिए इनके ऑटो सेल्स नंबर्स आपको कंपैरेटिवली बेटर दिखाई देंगे। जो आंकड़ा रहेगा वो 54,800 का रहेगा, यानी पिछले साल के मुकाबले 40% की ग्रोथ रहेगी। ऑल्दो नवंबर के मुकाबले -6% की ग्रोथ M&M पोस्ट कर सकता है, लेकिन मारुति से बेटर परफॉर्मेंस M&M की रहेगी। सिमिलरली ट्रैक्टर सेल्स की बात करें तो 21,300 यूनिट्स M&M की रह सकती हैं दिसंबर में। पिछले साल 18,300 का आंकड़ा था, यानी वाई बेसिस पे 17% की ग्रोथ, लेकिन मंथ ऑन मंथ बेसिस पे यहां भी ड्रॉप रहेगा 30% के आसपास का। टाटा मोटर्स के नंबर्स देखेंगे तो टाटा मोटर्स की जो पैसेंजर व्हीकल सेल्स है, पहले वो बता देते हैं। 42,000 यूनिट्स एक्सपेक्टेड है। पिछले साल के मुकाबले ये ग्रोथ 19% की रहेगी, लेकिन मंथ ऑन मंथ बेसिस पे -9% की ग्रोथ है ये। और अगर आप मीडियम और हैवी कमर्शियल सेगमेंट देखेंगे टाटा मोटर्स का, तो वो बेटर परफॉर्म करेगा। जो MHCV सेगमेंट है, वहां पर 13,000 यूनिट्स कंपनी बेच सकती है, जो कि ग्रोथ रहेगी 9% के आसपास की सालाना आधार पर, और 9% के आसपास की ग्रोथ मंथ ऑन मंथ बेसिस पे दिखाई देगी। ऑल्दो अगर आप टोटल सेल्स देखेंगे टाटा मोटर्स की, तो 32% की ग्रोथ दिखेगी वाई बेसिस पे, 17% की डी ग्रोथ दिखेगी मंथ ऑन मंथ बेसिस पे। अशोक लेलैंड के नंबर्स काफी इंटरेस्टिंग है। यहाँ 14,500 यूनिट्स कंपनी बेच सकती है, जो ग्रोथ रहेगी 16% के आसपास की सालाना आधार पर। मंथ ऑन मंथ बेसिस पे ये फ्लैट नंबर्स रहेंगे। आयशर मोटर्स के भी, इनफैक्ट वोल्वो आयशर के नंबर्स देखेंगे तो अगेन, क्योंकि कमर्शियल सेगमेंट अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो यहाँ भी इनके नंबर्स बेहतर दिखाई देंगे। आपको मंथ ऑन बेसिस पे 16% की ग्रोथ दिखाई देगी। और अगर 2 व्हीलर सेगमेंट को देखेंगे तो क्विकली पहले हीरो मोटोकॉर्प के नंबर्स बताते हैं। जो आंकड़ा रह सकता है दिसंबर में, वो 4 लाख यूनिट का रह सकता है। ये 1% की ग्रोथ रहेगी सालाना आधार पर, और मंथ ऑन बेसिस पे 2% की ग्रोथ रहेगी। हीरो मोटो को डोमेस्टिक मार्केट का बेनिफिट मिलेगा, जिसकी वजह से आपको स्लाइट ग्रोथ दिख रही है। अगर आप वहीं बजाज ऑटो के नंबर्स देखेंगे तो 2.99 लाख यूनिट रह सकती हैं दिसंबर में, जो कि डी ग्रोथ होगी 18% की
सालाना आधार पर और 2% डीग्रोथ होगी वाई बेसिस पे। ये वीक एक्सपोर्ट्स का इंपैक्ट है जो कि आपको बजाज ऑटो के नंबर्स पे दिख रहा है। टीवीएस मोटर्स की भी परफॉर्मेंस बेटर रहेगी। यहाँ जो टोटल सेल्स रहेंगी वो 2.57 लाख यूनिट की रह सकती हैं। ये ग्रोथ रहेगी 2.5% के आसपास की वाई बेसिस पे। रॉयल एनफील्ड के नंबर्स भी थोड़े लेगार्ड रहेंगे वाई बेसिस और मंथ मंथ बेसिस दोनों ही फ्रंट पर। तो सिलेक्ट कंपनीज टीवीएस मोटर्स, हीरो मोटो, इनके नंबर्स थोड़े ठीक रहेंगे। कमर्शियल सेगमेंट थोड़ा ठीक परफॉर्म करते हुए दिखाई देगा, लेकिन कंसर्न टू व्हीलर्स और पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट के लिए बने हुए हैं। ओके, चलिए ठीक है दीपाली, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। 3 कंपनियां जो क्लियरली एक लीडर रही हैं, एक है M&M, एक है अशोक लेलैंड और एक है टीवीएस मोटर्स। तो इन 3 प्योरली स्टॉक वाइज, तो इन 3 पर एक काम करते हैं, फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों चेक ले लेते हैं। पहले फंडामेंटल चेक ले लेते हैं। तो राजेश जी, ये मोमेंटम तो क्लियरली इन स्टॉक्स में रहा है, लेकिन अब सेल्स मोमेंटम ऑब्वियसली बेस इम्पैक्ट और बेस इफेक्ट कैचअप कर रहा है। अब क्या करें यहाँ पर? देखिए, बेस इम्पैक्ट कैचअप कर रहा है, आपकी बात सही है। और इस वजह से हम समझते हैं कि छोटी अवधि में अगर देखा जाए, छोटी अवधि से मेरा मतलब है 2 या 3 महीने के लिए महिंद्रा एंड महिंद्रा और टीवीएस मोटर, ये 2 आउट परफॉर्म कर सकते हैं। महिंद्रा इस वजह से भी कर सकता है क्योंकि न केवल ये पैसेंजर व्हीकल वगैरह में है, बल्कि रूरल इक्विपमेंट वाली सेक्टर में भी है। और वहाँ से हमें लगती है कि अच्छी बढ़त होने की उम्मीद है, क्योंकि आने वाले दिनों में हम बजट के सेशन में जा रहे हैं और हमें ये मान के चलना है कि इस बार का जो बजट होगा मौजूदा सरकार का आखिरी बजट होगा। इसके बाद जो बजट आएगा वो नई सरकार देगी। तो हमारी जो धारणा है वो ये है कि इस बार के पुरजोर फोकस जो रहेगा वो रूरल अपलिफ्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर, ये 2 ऐसे क्षेत्र रहेंगे जहां ये रहेगा। तो उसका पूरा फ़ायदा महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी को, जैसी कंपनियों को मिल सकता है। तो इस वजह से महिंद्रा एंड महिंद्रा पर फोकस रहेगा। और टीवीएस मोटर 2 व्हीलर्स में नंबर्स अच्छे आए हैं, पिछले तिमाही के नंबर्स भी अच्छे आए थे और मंथ ऑन मंथ जो सेल्स फिगर आ रहे हैं वो भी अच्छे आ रहे हैं, और खास करके अभी जो दीपाली जैसे बता रही थी। लेकिन अगर थोड़ा लंबी अवधि का नज़रिया रखना हो तो मैं समझता हूँ कि अगर आंकड़े खराब आएँ और किसी भी कारण से गिरावट देखने को मिले बजाज ऑटो में और मारुति में, तो मुझे लगता है कि वहाँ पे एक्यूमुलेशन करना चाहिए। तो ये कुछ स्टॉक्स जो रेडार पर रहने चाहिए आपके लिहाज से। बजाज ऑटो पर भी नजरें रखें, फंडामेंटल्स की बात है, लेकिन टेक्निकली इन स्टॉक्स में अच्छा एक्शन रहा है। प्रदीप पोचंदानी, वेरी क्विकली M&M का चार्ट चेक दीजिए हमें, क्योंकि लास्ट 10 मिनट्स में स्टॉक में भी कुछ रिकवरी आना शुरू हो गई है। ईयर टू डेट परफॉर्मेंस देखें तो M&M एक स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मर रहा है। 50% के अभी तक के ईयरली गेन्स कैलेंडर 2022 में इसने देखे। अब पिछले 2-3 महीने से कंसोलिडेशन में जरूर से चला गया इस बड़ी तेजी के बाद, और हमारे हिसाब से ये कंसोलिडेशन लॉन्ग टर्म ट्रेंड के लिए बहुत ही पॉजिटिव है। शॉर्ट टर्म में हम एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस को वॉच आउट कर रहे हैं, रिसेंट टॉप्स को कनेक्ट करते हैं, तो वो जो ट्रेंड लाइन आती है वो करीबन 1270-1280 के आसपास एक सप्लाई प्रोवाइड कर रही है। इसको अगर ये डिसाइसिवली क्रॉस कर लेता है तो फिर हमारे हिसाब से वापस से ये अप ट्रेंड रिज्यूम होगा और जो इसके ऑल टाइम हाई है 1365 के बने थे वो रिटेस्ट हो सकते हैं। फॉर द टाइमिंग अगर पिछले इस कंसोलिडेशन फेज की बात देखते हैं तो करीबन 1200 के आसपास इसने मल्टीपल बॉटम्स बनाए हैं, तो इसी स्टॉप लॉस के साथ एक पॉजिटिव व्यू होल्ड करना चाहिए, और जैसे ही इसमें 1270-80 के रेजिस्टेंस क्रॉस होते हैं तो लॉन्ग पोजीशन में और एडिशन करना चाहिए। जी, तो ये ऑटो की बात हो रही थी और अभी ऑटो कंपनियों की बात हुई, कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट, 2 व्हीलर सेगमेंट, पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट। लेकिन आज अगर ऑटो में ही किसी स्टॉक ने ऑल टाइम हाई क्रिएट किया है, ऑटो या फिर आप बैटरी स्टॉक्स में चले जाएं या फिर इंसुलेटर चले जाएं या फिर टायर स्टॉक्स में चले जाएं, अपोलो टायर्स ने आज अपना ऑल टाइम हाई छुआ। जनाब, इसका जो इंट्राडे हाई था आज वो करीब 330 रुपये का, उसके बाद थोड़ा रिट्रेस हुआ है, बैकफुट पे आया है, लेकिन वो ऑल टाइम हाई था इस स्टॉक का। मानस स्टार परफॉर्मर रहा है ये, और मेरे ख्याल से सेकेंड हाफ ऑफ 2022 जिसको अलविदा कह रहे हैं आज, वो इसको बिलोंग करता है। एंड स्टिल अगर आप देखें चार्ट्स पे एक फ्लैग परसिस्ट करता है। आपका व्यू अपोलो पे? समझना है कि अगर बिल्कुल शॉर्ट टर्म की आप बात कर रहे हैं तो तैयार है स्टॉक बिग ब्रेकआउट के लिए। शायद आपको नेक्स्ट मतलब अभी जो कमिंग वीक है उसमें मंडे को ही आपको एक ब्रेकआउट 330 रुपए के ऊपर देखने को मिल जाएगा, और उसके ऊपर निकला तो कम से कम 30-35 रुपए का आपको जरूर देखने को मिलेगा। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि जो लॉन्ग टर्म चार्ट्स हैं वो बहुत ही बेहतरीन लगते हैं, और मेरा समझना है कि जिस तरह इस साल स्टॉक ने आउट परफॉर्म किया, अगले साल भी शायद हमें, अगर हम टायर क्षेत्र की बात करें तो ये सबसे बेहतरीन स्टॉक उभर के आएगा।
टायर्स एक टॉपिक रह सकता है 2023 के ट्रेड के लिए। इस बीच वेल्सपन एंटरप्राइजेस बोर्ड बैठक थी आज। बायबैक के प्राइसिंग को लेकर बायबैक को अप्रूवल दे चुका है बोर्ड। 200 रुपए प्रति शेयर पर दरअसल ये करीब 1.17 करोड़ शेयरों का बायबैक करेंगे। टेंडर रूट के जरिए, याद रहे, ये बायबैक होने वाला है। वेल्सपन एंटरप्राइजेस आपके सामने करीब 1 से 1.5% ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा अब इस खबर के आने के बाद। अच्छा, एक स्पेशल डिविडेंड की भी घोषणा हो गई है 7.5 रुपए प्रति शेयर के लिहाज से। तो ये फिलहाल वो अपडेट कंपनी की तरफ से आ रहा है। स्टॉक आपके रेडार पर होना चाहिए। थोड़े से ऊपरी लेवल्स पर दरअसल वो बायबैक करने वाले हैं। ये फिलहाल आपके लिए जानकारी है। एक दो ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर रखते हैं जहां पर इस घंटे दरअसल थोड़ा थोड़ा करके एक्शन बनता दिखाई दे रहा है। इसमें आपने बात की थी कुछ छोटे बैंकों की। यहाँ पर IDFC फर्स्ट अनुज मेंशन कर रहे थे, लेकिन फेडरल बैंक एक और ट्रेड है जिस पर कल कई सारे जानकार मेहरबान हुए थे और आज फिर करीब 2 से 2.5% तक का इजाफा देखने को मिला है। पोजीशंस ऐड हुई है। कैनरा बैंक लेकिन इससे ज्यादा बेहतर परफॉर्म करता हुआ। अगर राजेश सातपुते इन दोनों में से एक ट्रेड चुनना हो, फेडरल या कैनरा, किसके साथ जाएंगे? हर्षदा जी ऑब्वियसली कैनरा, क्योंकि कैनरा में थर्स्ट अच्छा होता है, कैनरा में मोमेंटम अच्छा होता है। और इनफैक्ट यहाँ पे जिस तरह से पैटर्न पैन आउट हो रहा है, ये 325 के आसपास का एक छोटा हर्डल था और इनफैक्ट हमने आज देखा 325 328 पे थोड़ा अटक रहा था और उसके बाद ये ब्रेकआउट कंटिन्यूएशन में आया है। तो मेरे हिसाब से इसका टारगेट 350 का निकले अगले हफ्ते के लिए। पोजिशनल रखे, स्टॉप लॉस रहेगा 325 का। ओके, चलिए तो ये इस समय आपके लिए कुछ कॉल्स। एक और स्टॉक की बात कर लेते हैं, उसके बाद 4 का चौका स्टार्ट करेंगे। बैंक निफ्टी के इस समय एक वापस एक स्विंग दिखा रहा है आपको लोअर साइड पर। ICICI बैंक, ये लेकर आइए जरा एक बार स्क्रीन पर। 892 इस समय ICICI बैंक का रेट। और अब इस महीने एक्चुअली ICICI बैंक ने लगातार अंडर परफॉर्म किया है, करीब 6.5% का डिक्लाइन। इस साल का सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूटर रहा है निफ्टी में ICICI बैंक। डिस्पाइट ये 6% डिक्लाइन इस महीने आई है, उसके बावजूद इस साल का अगर आप निफ्टी का कंट्रीब्यूशन देखेंगे तो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन ICICI बैंक ने दिया है। मानस, कहाँ पर बाय होगा ये ICICI बैंक? देखिए, मैं समझता हूँ कि जब आपको एक्सिस बैंक या तो दूसरे जो प्राइवेट बैंक है या तो PSU बैंक है वो अवेलेबल है मार्केट में, तो इस टाइम के लिए ICICI बैंक को छोड़ दे तो बेहतर रहेगा। उसका एक रीजन ये है कि 20 और 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक सस्टेन नहीं हो पा रहा है। तो जब तक ये 915 920 के ऊपर ना निकले तब तक आई थिंक यहाँ पर खरीदारी नहीं करनी चाहिए। डिक्लाइन पे भी खरीदारी नहीं करनी है, क्योंकि अगर ये 880 के नीचे फिसला और उसके नीचे की क्लोजिंग देखने को मिलेगी तब गिरावट बढ़ सकती है। तो क्योंकि एक शॉर्ट टर्म के लिए, बिल्कुल शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूँ, शॉर्ट टर्म के लिए वीक स्ट्रक्चर है, इसलिए इस गिरावट पे खरीदारी नहीं करने की सलाह रहेगी। और चलने दे तभी खरीदे, इस समय नहीं। ICICI बैंक में कन्विंस नहीं है मानस। वैसे कोटक में भी थोड़ा बहुत एक्शन आना शुरू हो गया है, उस पर भी आएंगे आगे, लेकिन फिलहाल बारी है 4 का चौका की और हमारे सारे जानकार तैयार हैं आज अपने सभी ट्रेड्स लेकर। मानस, आप ही देंगे सबसे पहला ट्रेड, सस्ता ऑप्शन। जी, तो देखिए, सस्ता ऑप्शन के लिए इंडियन होटल पे ध्यान देना चाहिए। इंडियन होटल के पैटर्न अगर आप देखिए तो मंडे को हमने एक वी शेप रिकवरी देखी थी। लोअर लेवल पे स्टॉक ने एक शार्प बाउंस बैक दिया था, 100 डे मूविंग एवरेज रीगेन कर लिए थे, लेकिन उसके बाद जो 3 दिन निकले लगातार 20 डे और 50 डे मूविंग एवरेज पे इंडियन होटल रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। आज फाइनली 20 डे और 50 डे मूविंग एवरेज ब्रीच हो गए हैं। इसका मतलब ये है कि अब यहां से रैली रिज्यूम होगी तो कम से कम आपको 340 तक के भाव देखने को मिल जाएंगे। इसलिए इंडियन होटल के कॉल ऑप्शन में खरीदारी करेंगे। इंडियन होटल का जो एट द मनी 320 वाला कॉल ऑप्शन है, 10 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर खरीदारी करेंगे। 10 रुपए 85 पैसे पे ट्रेड हो रहा है, तो वहां खरीदारी करिए। 8 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे 17 रुपए के टारगेट के लिए। ओके, इंडियन होटल्स की 320 की कॉल 10.85 पर इस समय ट्रेड कर रही है और 8 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है आपको। 17 रुपए तक के टारगेट आपको यहाँ मिल जाएंगे। अब एक काम करते हैं, अब चलते हैं राजेश जी के पास FNO सुपरस्टार के लिए। बताइए राजेश जी। अनुज जी, देखिए, अगर आपको सेफ्टी देखना है ये पूरे मार्केट में, तो जो स्टेबल है वो है टाइटन। भी टाइटन बहुत बार रिपीट हुआ है, फिर भी मुझे लगता है टाइटन पे बेट होना लेना चाहिए। BTST के तौर पे टाइटन का टारगेट होगा 2650 का। 2600 के ऊपर ये सस्टेन हो रहा है, यहाँ पे शॉर्ट स्क्वीज होगा और मेरे हिसाब से इसका जो स्टॉप लॉस होगा वो रहेगा 2585 का। तो यहाँ पे टाइटन, यही मेरी पिक रहेगी एज ए BTST। जी, टाइटन इस वक्त वाकई चमक रहा है और इस कार्यक्रम में अब तक 2 बार टाइटन का जिक्र हो चुका है। जनाब आज राजेश जी भी दे चुके थे और राजेश जी फिर दे रहे हैं। टाइटन जनवरी फ्यूचर्स करीब 2607 के स्तर पे बाय है। ये आज का
एफएनओ सुपरस्टार प्रदीप होचंदाई के पास चलते हैं। प्रदीप जी बताइए, आज का चार्ट का चमत्कार क्या पिक करेंगे आप? तो कैश सेगमेंट में से एक स्टॉक में जोड़ना चाहूंगा और स्टॉक का नाम है पीएनसी इंफ्रा। पीएनसी इंफ्रा ओवरऑल चार्ट पैटर्न काफी बुलिश है। रिसेंटली मार्केट के साथ करेक्शन आने के बाद इसने बहुत ही जल्दी अपने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस को रिकूप कर लिया है और आज के सेशन में अगर आप देखें तो कल से ज्यादा, इनफैक्ट कल से 3 से 4 गुना वॉल्यूम के साथ ये अर्ली चार्ट्स पे ब्रेकआउट कंफर्म कर रहा है। तो इसको लेना चाहेंगे 289 के करंट रेट के आसपास। स्टॉप लॉस रहेगा 281 का और 302 के इसमें टारगेट रहेगा। इंफ्रा एक कैश वाला ट्रेड जहां पर एक अच्छी खासी तेजी चार्ट्स के आधार पर बनती हुई भी दिखाई दे रही है। वैसे भी इंफ्रा कंपनियों में आजकल काफी बायसनेस तेजी का आ रहा है। राजेश अग्रवाल अब हमें देंगे एक मिड कैप फंडा ट्रेड। राजेश जी। हर्षिता जी, मिड कैप के रूप में मैं हाइकल के साथ जाना चाहूँगा। B2B प्लेयर है जो कि इंटरमीडिएट्स और एक्टिव इंग्रेडिएंट्स फ्लो करता है ग्लोबल फार्मास्यूटिकल्स को, एनिमल हेल्थ के लिए, क्रॉप प्रोटेक्शन के लिए वगैरह। और फार्मा और क्रॉप प्रोटेक्शन में देखेंगे तो 58% फार्मा से और 42% क्रॉप प्रोटेक्शन से इनके रेवेन्यू का हिस्सा है। केपेक्स दोनों ही डिविजन्स में अच्छे खासे हो रहे हैं। मार्जिन इंप्रूवमेंट होने की संभावना है क्योंकि कॉस्ट रैशनलाइजेशन किया है इन्होंने। और एपीआई की भी मैन्युफैक्चरिंग के पनोली प्लांट में चालू हो गई है। मुझे आगे लगता है कि जो रॉ मटेरियल के चैलेंजेस थे इनके सामने वो थोड़े कम होते हुए नज़र आएंगे और मार्जिन्स में एक बड़ा सुधार होता हुआ नज़र आएगा। अपने ऊपर के लेवल से देखेंगे तो बहुत करेक्ट कर चुका है स्टॉक और इस समय 400 के आसपास के लेवल पे मुझे लगता है कि एक अच्छा अपसाइड दे सकता है। तो मध्यम अवधि के लिए यहाँ पे ध्यान दिया जा सकता है। कम से कम 20% की बढ़त मौजूदा स्तर से बिल्कुल हो सकती है। एक अपॉर्चुनिटी क्लियरली मिड कैप फंडा के तौर पर आप आइडेंटिफाई करें। आज का स्टार परफॉर्मर है, 12% ऊपर हाइकल भाग चुका है। चलिए आपके लिए मैं फटाफट से रिकैप करती हूँ। वो सभी ट्रेड्स आपके सामने आएंगे जो चार का चौका के तौर पर हमारे जानकारों ने आज चुने हैं। पहला ट्रेड था सस्ता ऑप्शन के तौर पर इंडियन होटल। ये 320 का कॉल लेने की सलाह मानस ने दी। 10 रुपये 95 पैसे पर है। इसका टारगेट रहेगा इस ऑप्शन में करीब 17 रुपये का। स्टॉप लॉस आप 8 के आसपास लगा सकते हैं। अगला ट्रेड आया टाइटन एफएनओ सुपरस्टार के रूप में 2650 के टारगेट के लिए मौका, 2585 स्टॉप लॉस के तौर पर काम करेगा। प्रदीप होचंदानी ने पीएनसी इंफ्राटेक आपके लिए चुना है जहां पर मौके 302 रुपए के लिए हैं, 281 स्टॉप लॉस के तौर पर करेगा काम। और साथ ही हाइकल भी एक ट्रेड जो राजेश अग्रवाल को पसंद है, 13% ऊपर फिलहाल ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ। तो ये वो 4 काउंटर्स जहां पर आपकी नजरें होनी चाहिए और ये दरअसल इस समय के बढ़िया ट्रेड साबित होंगे। लेकिन अब कुछ ही देर में हम अलविदा कहने वाले हैं आज की इस शो की समाप्ति के साथ 2022 के ट्रेड को। लेकिन 2023 का बेसब्री से इंतजार है और आप ये भी सोच रहे होंगे कि 2023 में वो कौन से स्टॉक्स है जो रेडार पर रहेंगे, क्या पसंद के तौर पर उभर कर आएगा। तो कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स सुमित ने टटोली और आपके लिए लेकर आ रहे हैं बिग ब्रोकरेज बेट्स। वो ट्रिपल बी जो दिख रहा है वो बिग ब्रोकरेज बेट्स के तौर पे, बी खाली कॉमन है बाकी बिग ब्रोकरेज आर से इंस्पायर होके बिग ब्रोकरेज बेट्स बन गया। खैर, तो आपको सभी मेजरली जो ज़्यादातर सभी ब्रोकरेज हाउसेज हैं उन्होंने ये बात तो साफ की है कि लार्जली निफ्टी के अंदर शायद न्यूट्रल या पॉजिटिव स्टांस ही बनता हुआ दिखाई पड़ेगा और शायद मिड कैप और स्मॉल कैप आउट परफॉर्म करेंगे क्योंकि इस बारी वो ज़्यादा अंडर परफॉर्म करके गए हैं, तो शायद बढ़िया आउट परफॉर्मेंस वहाँ पे आ सकती है। कुछ ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स आपकी समक्ष रखी जाएंगी जहाँ पर एक लार्ज कैप या 2 लार्ज कैप और 2 मिड कैप दिखाई पड़ेंगे। शुरुआत सिटी के साथ करता हूँ। सिटी ने 2023 के लिए बेट किया है मारुति के ऊपर। उनको लगता है कि एक अच्छे पैसेंजर व्हीकल स्पेस में अपना वापस रीगेन करेंगे मार्केट शेयर। और अपोलो हॉस्पिटल, दोनों लार्ज प्लेयर और अपोलो 72 हॉस्पिटल्स के साथ डोमिनेंट प्लेयर है स्पेस के अंदर और उनका मानना है कि ये डोमिनेंसी कंटिन्यू करेगी और गोइंग फॉरवर्ड यहाँ पर अच्छे नंबर्स कंपनी शायद डिलीवर करती रहेगी, इसलिए लार्ज कैप में इन पे आप बेट करेंगे। मिड कैप में उनका मानना है जुबिलेंट फूड, इस पे आप बेट कर सकते हैं। ऑलरेडी बीटन डाउन स्पेस है और स्पेस का टूटा हुआ शेयर है, शायद वापस यहाँ से पुल बैक देखने को मिले। वैसे भी ये पूरा साल अंडर परफॉर्मेंस रही है जुबिलेंट फूड की, तो शायद आउट परफॉर्मेंस बने। और फिनिक्स मिल्स, क्योंकि यहाँ पर भी ये नए एक्सपैंड कर रहे हैं, अहमदाबाद, लखनऊ जैसे जो टियर 2, टियर 3, टियर 4 सिटीज़ हैं, उन शहरों के अंदर भी अभी धीरे धीरे एक्सपैंड कर रहे हैं। तो जुबिलेंट फूड और फिनिक्स मिल्स ये सिटी की तरफ से 2 मिड कैप हैं। लार्ज कैप मिड कैप की श्रृंखला में अगला नाम आता है एक्सिस सिक्योरिटीज़ का। उनकी तरफ से 2 लार्ज कैप हैं, आईसीआईसीआई बैंक और टेक महिंद्रा।
आईसीआईसीआई बैंक अपने नंबर्स के दम पर, वैल्यू अनलॉकिंग के दम पर, उनका मानना है कि बहुत सारी सिक्योर इसके अंदर जो आर्म्स हैं उनमें वैल्यू अनलॉकिंग हो सकती है, प्लस नंबर्स बहुत स्ट्रॉन्ग डिलीवर करेगा। और टेक महिंद्रा वैल्यूएशन के दम पर निफ्टी में आईटी का सबसे सस्ता अगर कोई स्टॉक अभी कामकाज कर रहा है तो वो टेक महिंद्रा है। 19 से 20 के मल्टीपल पर ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो उनका मानना है कि लार्ज कैप में अगर आप बेट करना चाहते हैं आईटी में तो आप टेक महिंद्रा को देख सकते हैं। मिड कैप के लिए उन्होंने चुना है एपीएल अपोलो को। ये पाइप क्षेत्र की एक दिग्गज कंपनी, और जिस तरह से पाइप स्पेस के अंदर डिमांड पिकअप है, कैपेसिटीज़ नहीं ऐड हो रही हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस है, वो घर नल वाली जो हर घर जल वाली जो स्कीम है उसके आधार पर भी बढ़िया डिमांड की बातचीत है। तो ये आप एपीएल अपोलो में ध्यान रखेंगे। और साथ ही साथ सीसीएल प्रोडक्ट, कॉफ़ी स्पेस की एक कंपनी है, ना केवल रिटेल स्पेस में बल्कि ये इंडस्ट्रियल स्पेस के अंदर भी मेजरली कामकाज करती है। तो ये सीसीएल प्रोडक्ट, इसको आप ध्यान दे सकते हैं। इसके अलावा मोतीलाल ओसवाल ने इन्फोसिस के ऊपर बेट किया है लार्ज कैप में। अगर आप ढूंढना चाह रहे हैं कोई नाम आईटी में, उनका मानना है कि बायबैक पूरा होगा और उसके बाद वापस स्पेस पिकअप करेगा। और एसबीआई स्ट्रॉन्ग नंबर्स का ट्रैक्शन कंटिन्यू करेगा। यहाँ पर सब्सिडरी की स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस और पेरेंट की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस ये एसबीआई में आपको देखने को मिल सकती है आने वाले साल के अंदर भी। और अगर आप मिड कैप में बेट कर रहे हैं तो फूड स्पेस से ही वेस्ट लाइफ को उन्होंने चुना है, जहां पर आप बेट कर सकते हैं। पहले जुबिलेंट फूड और वेस्ट लाइफ, यानी कि कंजम्पशन ड्रिवन स्टोरी इंडिया की काफ़ी इंटैक्ट है, जिसको उन्होंने आधार माना। और साथ साथ इंडियन होटल एक और ऐसा नाम है जो कि वो चुन रहे हैं। होटल स्पेस में G20 समिट एक बड़ा ट्रिगर बनेगा इस पूरे स्पेस के लिए, तो इसलिए से भी आप इसके ऊपर नजर रखेंगे। आखिरी में एचडीएफसी सिक्योरिटीज मानता है कि आप अगर लार्ज कैप में बेट करना चाह रहे हैं तो लार्सन एंड टूब्रो इंजीनियरिंग जाइंट, जिसके ऊपर आप नजर रखेंगे। सब्सिडरी स्ट्रांगली परफॉर्म करेगी और ये पेरेंट भी बहुत अच्छा परफॉर्म करके जाएगा। और साथ साथ एसीसी, जहां पे ओनरशिप में चेंज वो एक बड़ा ट्रिगर बन के आया और सीमेंट की डिमांड काफी स्ट्रांग है, तो उसका भी एक पार्ट आता हुआ दिखाई पड़ेगा। वैसे भी प्राइसेस गोइंग फॉरवर्ड यहाँ बढ़ने की बातचीत है भी। और मिड कैप में अगर आप कोई नाम तलाश रहे हैं तो जेंसार और पीएनसी इंफ्रा, ये दो नाम और है जो कि एचडीएफसी सिक्योरिटी ने चुने हैं। इनको भी आप आधार मानकर चल सकते हैं। तो कुछ लार्ज कैप, मिड कैप, जिनको आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 2023 में देख सकते हैं। ओके सुमित, एक प्रश्न पूछो आपसे। कोई मिड कैप बैंक, या तो मैं मिस कर गया हूं या फिर इस रिपोर्ट में है ही नहीं, इन बिग ब्रोकरेज बेट्स में नहीं है कोई मिड कैप बैंक? आपसे पूछ रहे कि कोई मिड कैप बैंक है क्या? मिड कैप बैंक तो नहीं है, सभी नहीं सभी सभी लार्ज आपने कैप मिस नहीं किया, है ही नहीं। मिड कैप बैंक में इंटरेस्ट नहीं है बड़े ब्रोकरेजेस का। यस, लेकिन देखिए, हाँ नहीं, ओवरऑल तो हर्षदा पोर्टफोलियो अच्छा है। मैंने अगर मैं देखूँ इन्फोसिस, एसबीआई, पीएनसी इंफ्रा, जेंसार, एलएनटी, एसीसी, जुबिलेंट फूड, फोनिक्स मिल्स, आईसीआईसीआई बैंक, टेक महिंद्रा जिसमें सबसे बड़ा प्राइस डैमेज हुआ था, और एपीएल अपोलो और वेस्ट लाइफ। जुबिलेंट और वेस्ट लाइफ दोनों शामिल हैं। मतलब क्लियरली बात रिफ्लेक्ट हो रही है कि जनाब खाली पेट भजन ना होवे, है ना। राजेश जी, कैसा लगा ये पोर्टफोलियो और आपकी इसमें से टॉप पिक क्या रहेगी? राजेश अग्रवाल साहब। देखिए, बहुत अच्छा पोर्टफोलियो है, नो डाउट। लेकिन लार्ज कैप की अगर बात की जाए तो लार्सन, मारुति, अपोलो हॉस्पिटल और आईसीआईसीआई बैंक, ये चार निकल रहे हैं। और अभी थोड़ी देर पहले इसी पोर्टफोलियो की चर्चा में सुमित ने कहा कि वो नल से जल वाली बात, तो मैं उसमें दो स्टॉक उस क्षेत्र से जोड़ना चाहूँगा, क्योंकि जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि बजट में पुरजोर फोकस रूरल और इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहेगा, तो उसमें वेल्सपन कॉर्प का रहेगा, जो कि मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है। 20-25% की बढ़त दे सकता है। उनके भी वो पाइप के ही काम हैं, अच्छी खासी ऑर्डर बुक है, और मुझे लगता है वहाँ ध्यान देना चाहिए। और दूसरा फिनोलेक्स पाइप्स का रहेगा, जहाँ पीवीसी के जो प्राइसेस हैं वो करीब 50 से 60% तक ऊपर के लेवल से करेक्ट कर चुके हैं। तो जो इनके नंबर्स में प्रेशर डाल रहे थे वो दिक्कत दूर हो गई है, डिमांड बढ़ती हुई नज़र आ रही है, केपेक्स ऑलमोस्ट पूरा हो गया है। तो यहाँ ये दो स्टॉक मिड कैप में जोड़ना चाहूँगा, और उस लिस्ट से ये 3-4 स्टॉक रहेंगे। चलिए, अब एक काम करते हैं, 2023 पर नज़र डालते हैं। और चलिए वो काम अभी 2 मिनट में करते हैं। उससे पहले एक बार जरा निफ्टी लेकर आइए। वो शायद 230 फैक्टर यहाँ पर काम करता हो, वापस ग्रीन में आता हुआ निफ्टी। और मिड कैप इंडेक्स भी अब करीब 300 पॉइंट ऊपर है। और एक आध स्टॉक्स लेकर आते हैं जहाँ पर हम इस समय एक थोड़ा सा मोमेंटम देख रहे हैं। टाइटन लेकर आइए ज़रा। टाइटन ने फिनोमिनल मूव दिखाया है इनफैक्ट, और जो एक बड़ी गिरावट आई थी टाइटन में, पूरी की पूरी अब रिक्लेम हो गई है इस मूव के साथ। और टाइटन इस हफ्ते एक्चुअली करीब 4.5% ऊपर भागा है। गौरव बिस्सा भी जुड़ गए हमारे साथ। गौरव, गुड आफ्टरनून। टाइटन पर अपना व्यू दीजिए अगर आपने ट्रैक किया है तो, और आपकी अपनी पिक।
गुड आफ्टरनून। देखिए, अगर आप टाइटन के चार्ट से अगर देखेंगे तो एक अच्छा खासा ब्रेकआउट हमको वाली चार्ट्स पे देखने मिला था और उसके बाद से वो ब्रेकआउट को रिटेस्ट किया है। तकरीबन जो लेवल्स थे वो 2540 के थे। तो यहाँ से लग रहा है कि और एक अपसाइड आपको देखने मिल सकती है। एक आवली क्लोज अगर 2610 के ऊपर आती है तो एक बार 2650 से 2660 ये लेवल्स आपको एक बार टेस्ट करने मिल सकते हैं। तो आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो लिया से 2570 का होगा। तो स्ट्रक्चर मुझे यहाँ पे अच्छा लग रहा है, काफी इसमें अच्छा मोमेंटम देखने मिल रहा है। रही बात यहाँ पे स्टॉक्स की, तो मैं समझता हूँ कोल इंडिया एक मेरे रडार पे रहेगा जहाँ पे काफी अच्छे एक मोमेंटम हमको देखने मिले हैं। आवली चार्ट्स पे अच्छा ब्रेकआउट हमको देखने मिले हैं, फॉलो बाइंग नजर आ रही है। और यहाँ पे छोटा सा एक मैं कहूँगा नॉट सो गुड बट एक ठीक ठाक सा एक इन्वर्स पैटर्न बनते हुए देखने मिले हैं आवली चार्ट्स पे। तो यहाँ पे 220 के स्टॉप लॉस आप बाय कर सकते हैं। ऊपर में स्टॉक जो है 235 के लेवल दिखा सकता है। तो ये फिलहाल कोल इंडिया और टाइटन जैसे ट्रेड्स जिस पर फोकस किया जाए। वैसे ट्रेड्स आपको गिन चुन के मिलेंगे। अच्छा, एक स्टॉक आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, जोमेटो। आज ईयर एंडर की तरफ जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं और वीकेंड की तरफ, लास्ट वीकेंड ऑफ द ईयर, ये स्टॉक एकदम शांत है। हालांकि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मुझे फॉरवर्ड आया है जोमेटो की टीम से ही, अनुज, और इन्होंने ब्लिंकिट के कॉन्टेक्स्ट में बोला है कि किन लोगों ने क्या क्या चीज़ें ऑर्डर की थी। तो जो सबसे बड़ा ऑर्डर ब्लिंकिट पर आया था इस साल वो 1,39,900 का था। एक आईफोन 14 प्रो मैक्स ऑर्डर किया गया था। आपको याद होगा उन्होंने कुछ एक स्कीम चलाई थी जब आईफोन 14 डिलीवर हुआ था और हम सब कोशिश कर रहे थे कि मिलता है कि नहीं मिलता है, लेकिन एक शख्स ने वो ऑर्डर किया था ब्लिंकिट पर ऑर्डर किया था। फिर उन्होंने कहा है कि किसी ने चैट सपोर्ट से बात की थी और ये पूछा कि आप मेरे को क्या एयरपोर्ट पे डिलीवर कर दोगे, क्योंकि उबर नहीं मिल रही है, ओला नहीं मिल रही है, तो शायद आप ही डिलीवर कर दो, आई रीच फास्टर। एक शख्स ऐसे थे पूना के जो हर दिन 3 महीने सिलसिला चला, हर दिन वो एक लाइटर ऑर्डर करते थे। तो इस तरह की चीज़ें उनके हाथ आई है। बहुत इंटरेस्टिंग डेटा है और आई एम श्योर ये अब सोशल मीडिया पर वायरल होता हुआ दिखाई देगा। एक मैनेजर ने दिल्ली में अपनी पूरी ब्रांच के लिए 72 सिल्वर कॉइन्स धनतेरस के दिन ऑर्डर किए थे। मेरे एक दिल्ली के दोस्त हैं, उन्होंने 3 दिन पहले आम ऑर्डर किए थे रात को 12:30 बजे। मुझे लगा था कि सुबह सुबह आ जाएंगे, उन्होंने 1 बजे आके घंटी बजा दी रात को। आपने मांगा, आपने डिलीवर किया। उन्होंने कहा कि इतनी भी एफिशिएंसी नहीं चाहिए थी, कल आना था। लेकिन मैं 12:30 बजे सोने से पहले मैंने सोचा आम अच्छे लग रहे थे, वेबसाइट में ऐसे कर्सरी लुक दे रहा था, मैंने ऑर्डर कर दिए और 1 बजे आके उन्होंने घंटी बजा दी कि लीजिए आपके आम। राजेश जी, ऐसा कुछ सोचा है आपने ब्लिंकिट से, कुछ ऐसा अतरंगी ऑर्डर किया है क्या जो आपको शायद मिडनाइट में ही आ गया हो? अग्रवाल साहब, मैंने किया तो नहीं है कि ऐसा कोई मिडनाइट के लिए, क्योंकि हाँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जो मिडनाइट पे आया हो, बट मैंने दोस्तों से सुना है और अभी अनुज भी बता रहे हैं कि मिडनाइट में वो डिलीवरी होती है। मेरे कई दोस्तों ने ऐसा कहा कि उन्होंने आधी रात को डिलीवरी पाई है। तो ये एक डेफिनेटली एक अच्छा सिस्टम है। बट देन अगर जो लोग मल्टी कॉम्प्लेक्सेस में रहते हैं वहाँ पे सिक्योरिटी रीजंस के कारण से कई बार हो सकता है एंट्री नहीं भी हो और दिक्कतें भी हो। लेकिन ये एक बात तो माननी पड़ेगी कि डेफिनेटली कस्टमर कन्वीनियंस बोल लीजिए या कस्टमर का जो फील है वो बेटर होता जा रहा है। अब एक काम करते हैं, देवेंद्र चौकसी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं साल के आखिरी मार्केट बिग वॉइसेस की कैटेगरी में। देवेंद्र भाई, गुड आफ्टरनून। आपसे बात करूं उससे पहले मैं एक बार बस नीरज जी के पास जाना चाहता हूं ये जानने के लिए कि 2023 के बड़े ट्रिगर्स क्या हैं, फिर आकर आपसे बात करेंगे डिटेल्स में। नीरज जी बताइए। देखिए, 2023 में कई सारी घटनाएं देश और विदेश में होंगी जो मार्केट को इम्पैक्ट करेंगी। उसमें सबसे बड़ी जो घटना या हो रही है, कंटिन्यूएशन में है, वो ब्याज दर है। ब्याज दर लगातार दुनिया के सारे सेंट्रल बैंक्स बढ़ा रहे हैं और उसकी वजह से कॉस्ट ऑफ फंड ऊपर जा रहा है। ये एक ऐसी चीज़ है जो सस्टेन्ड बेसिस पे चल रही है। चाइना में भी रीओपनिंग हो रही है और वो भी सिस्टम में बहुत पैसा झोंक रहे हैं, तो जो इन्फ्लेशनरी होगा, तो इसलिए ये उम्मीद करना कि 2023 में कहाँ पे पाइवट होगा और वो कितनी देर तक सस्टेन करेगा, ये सबसे बड़ा फैक्टर होगा दुनिया भर के बाज़ारों के लिए। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो इंडिया के संदर्भ में है, यहाँ पे एक बजट आने वाला है और इस बजट की खास बात इस बार ये होगी कि ये 2024 के चुनाव से पहले आखिरी फुल बजट होगा। इसके बाद जो होगा वो इंटरिम बजट होगा। तो इसमें हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे पॉपुलिस्ट अनाउंसमेंट किए जाएं जो लोगों के लिए हो, इलेक्शन के मद्देनज़र हों, लेकिन साथ ही साथ जो बड़े FIIs हैं या इन्वेस्टर्स हैं वो इंडिया की बैलेंस शीट ज़रूर देखना चाहेंगे, जहाँ पे कैड
लाइफ हाई पे चल रहा है और बहुत सारे जो अनाउंसमेंट किए जाएंगे उसको कैसे एडजस्ट किया जाएगा। तीसरी चीज़ है कि 2023 में ही 9 राज्यों के इलेक्शन है, अगर जम्मू कश्मीर में हो गया तो 10 हो जाएंगे और इसके साथ ही वहीं से शुरुआत हो जाएगी 2024 के लिए। तो इलेक्शन के ईयर में मार्केट बहुत सेंसिटिव हो जाता है क्योंकि 10 राज्यों में बीजेपी का स्टेक ज़्यादा है, इनको बहुत सारे स्टेट अपने बचाने हैं और बहुत सारे स्टेट जीतने हैं, जैसे इनको छत्तीसगढ़ जीतना है, इनको राजस्थान जीतना है, तो ये भी एक बहुत मार्केट सेंसिटिव होगा। चौथी चीज़ है यूएस में रिसेशन आएगा कि नहीं आएगा, होगा कि नहीं होगा, ये एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है। आ गया तो शायद भारत के लिए एक बहुत अच्छी भी खबर हो सकती है, लेकिन एक बुरी खबर ये भी हो सकती है कि इस बार डेट का लेवल बहुत ज़्यादा है पूरी दुनिया में, तो उसको कैसे एडजस्ट करेंगे और फिर उसका भारत पे क्या असर पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट होगा। पांचवा फैक्टर है जियोपॉलिटिक्स। जियोपॉलिटिक्स में 2 घटनाएं हो रही हैं। एक तो युद्ध चल ही रहा है रूस और यूक्रेन के बीच में, वहाँ पता नहीं कब क्या हो जाए। कल ही उन्होंने एक बहुत बड़ी मिसाइल से हमला किया जो अब तक का सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है कीव पे। और दूसरा जो है ताइवान और चाइना के बीच में लगातार टेंशन बनी हुई है। अभी 21 दिसंबर के आसपास एक चाइनीज़ एयरफोर्स का फाइटर प्लेन यूएस के बेड़े से मात्र 6 फुट के ऊपर से निकल के गया है। इस तरीके का टेंशन ताइवान के आसपास बना हुआ है। तो ये भी एक इवेंट है, इसको ये कहा नहीं जा सकता कि कब क्या होगा। किसी दिन सुबह उठ के हम देखें तो अचानक से कोई चीज़ हो सकती है। तो ये ऐसे इवेंट है जहाँ पे ध्यान रखना चाहिए। लेकिन जो मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट नीचे नहीं आता है और वो सस्टेन करता है तो 10% के ब्याज दर पे इंडियन इकोनॉमी 7% पे ग्रो करे, बहुत ही मुश्किल है। बिल्कुल नीरज जी, शुक्रिया। और फिर वही बात कि क्या फिक्स्ड इनकम को फिर उस कैटेगरी में इंडेक्स बीट कर पाएगा कि नहीं। देवन भाई, गुड आफ्टरनून। आपका क्या व्यू है 2023 में? आप कंस्ट्रक्टिव हैं या आपको लग रहा है कि अब थोड़ा सा टाइम आ गया है मार्केट में थोड़ा कूल ऑफ का और थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस का? इनफैक्ट गुड आफ्टरनून अरुण। इनफैक्ट आई थिंक मेरा ऐसा एक मानना है कि 2023 वुड बी अ ईयर in the global economy which will probably ask them to invest new money into building the infrastructure, particularly pertaining to the renewable energies. क्योंकि एक तरफ आपको क्लाइमेटिक कंडीशन की चिंता है, आपके सब सेशन में मिलकर आई थिंक एक रेजोल्यूशन लिया हुआ है। दूसरी तरफ आई थिंक मोस्ट ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड कंट्रीज हैव एक्सपोज्ड देमसेल्फ टू द वल्नरेबिलिटी ऑफ द क्रूड ऑयल एंड द फॉसिल फ्यूल. So to a greater extent, energy requirement of the world is now demanding in this century a complete shift. और मेरा ऐसा मानना है कि 2023 एक पोटेंशियली आई थिंक एक बेस ईयर बन सकता है वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए, कि जहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द ग्लोबल कंट्रीज वुड प्रोबेबली आई थिंक स्टार्ट एलोकेटिंग सिग्निफिकेंटली लार्ज अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज टुवर्ड्स बिल्डिंग द रिन्यूएबल एनर्जी पोर्टफोलियोज इन देयर डोमेन। जहां तक इंडिया का सवाल है, आई थिंक इंडिया ने काफी हद तक ये चीज के अंदर एटलीस्ट 1.5 या 2 साल का एक आई थिंक लीड स्टार्ट लिया हुआ है। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि आई थिंक पीपल वुड लुक एट अस आई थिंक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ आई थिंक ब्रिंगिंग द मास स्केल प्रोडक्शन टू द एनर्जी रिक्वायरमेंट यूजिंग द रिन्यूएबल एनर्जीज पोर्टफोलियो। तो ये मेरा ऐसा मानना है कि अमंग ऑल द नेगेटिव्स व्हिच प्रोबेबली वी आर काउंटिंग टुडे, this is one silver lining, this is one possibility which one would probably I think travel in 2023. ओके, तो फिर देवेंद्र जी एक बात बताइए, एक 2023 में मार्केट लीडरशिप आपके हिसाब से पोर्टफोलियो पॉइंट ऑफ व्यू से कहाँ रहेगी और आपकी टॉप पिक्स क्या होंगी 2023 के लिए? So अनुज, आई थिंक एक चीज के ऊपर ध्यान मैं पहले भी दे रहा हूँ और अभी भी चालू है कि इतना बड़ा फंड्स इकोनॉमी के अंदर स्पेंड होने वाला है। करीबन ये साल के बजट के अंदर एलोकेशन टुवर्ड्स इंफ्रास्ट्रक्चर माइट इंक्रीज टू 9 लाख करोड़ गिवन द काइंड ऑफ रोबस्ट टैक्स कलेक्शन फ्रॉम 7.5 लाख करोड़ लास्ट ईयर। तो इतना बड़ा फंड जो इकोनॉमी के अंदर स्पेंड होने जा रहा है, मेरा ऐसा मानना है कि आई थिंक सबसे पहला आउटलुक आपको बैंकिंग क्षेत्र के ऊपर ही रखना पड़ेगा, because larger banks will be complete demand for the higher amount of credit dispersal. एंड उसके लिए आई थिंक मेरा ऐसा मानना है कि करीबन इंडस्ट्री सेगमेंट के अंदर से 17-18% का क्रेडिट ग्रोथ चालू रहेगा, रिटेल सेगमेंट के अंदर करीबन 20% के आसपास क्रेडिट ग्रोथ चालू रहेगा और हाउसिंग फाइनेंस के अंदर मिनिमम 10 से 15% के बीच में क्रेडिट ग्रोथ चालू रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। So given that situation, I would remain, I think, selectively optimistic about the prospects of some of the larger banks and the NBFCs के जहाँ पे ये कारोबार काफी हद तक आई थिंक मेरे ख्याल से आगे बढ़ सकता है। दूसरी तरफ मेरा एलोकेशन ऑफ फंड जो जा रहा है उसके अंदर कमर्शियल व्हीकल इन द डिस्क्रिशनरी पोर्टफोलियो ऑफ स्पेंडिंग
में जा रहा है, क्योंकि कमर्शियल व्हीकल अंडर स्क्रैपेज पॉलिसी सिग्निफिकेंटली नई डिमांड अज्यूम कर रहा है, और ऐसा मान के चलते हैं कि ये साल के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग के साथ में कमर्शियल व्हीकल का पोर्टफोलियो ऑटोमेटिकली सिस्टमेटिकली आगे बढ़ सकता है। तो ये एक चीज के ऊपर हम ज्यादा ध्यान दें। और तीसरा जो ध्यान हम दे रहे हैं उसके अंदर आई थिंक जो बीटन डाउन आईटी कंपनीज है, जो टेक्नोलॉजी कंपनीज है, जो सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं, मिड टियर आईटी कंपनीज पर्टिकुलरली, जहाँ पे एक अच्छी पॉसिबिलिटीज बनी है ग्रोथ के लिए, और भाव से काफी हद तक वो स्टॉक्स करेक्टेड है, तो उसके ऊपर भी हमें एक अच्छी पॉसिबिलिटी दिख रही है। तो दिस आर सम ऑफ द सिलेक्ट एरियाज, बट ऑफ कोर्स एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जब भी इकोनॉमी के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड हैवी लिफ्टिंग होती है, तो यहाँ पे सभी क्षेत्र के अंदर कारोबार बढ़ना संभावित है, और ये कारोबार जब भी बढ़ता है तो भी इसके अंदर सिलेक्टिवली आपको अच्छी कंपनी अपने पोर्टफोलियो में लाने की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो ये अपॉर्चुनिटी मैं ऐसा समझता हूँ 2023 में डेफिनेटली सामने उभर के आएगी। तो दैट विल बी आई थिंक अ गुड पॉसिबिलिटी दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। जी हाँ देवेंद्र जी, अभी इनफैक्ट आपके आने से पहले जब नीरज जी 2023 के लिए कुछ रिस्क एलिमेंट्स गिनवा रहे थे, तो उसमें एक बात का ये भी उल्लेख किया गया, या फिर जो लग रहा है कि अप्रैल तक की पॉलिसीज़ में अगर भारत में भी 25-25 बेसिस पॉइंट के 2 हाइक हुए, तो ये रेट हाइक्स आपके एफडीज के रेट्स को सब्सटेंशियली हायर रेट्स पे ले जाएगा, आपके हाउसिंग लोन रेट्स को बहुत सब्सटेंशियली हायर रेट्स पे ले जाएगा। इसके भी अपने आप के कुछ चैलेंजेस हैं। रेट सेंसिटिव जिन्होंने 2022 में पूरा मज़ा लिया या फिर 2021 में पूरा मज़ा लिया, ऐसे कुछ चीज़ रेट सेंसिटिव्स में से जिनसे दूर रहना चाहिए 2023 में, फॉर इंस्टेंस रियल स्टेट या फिर कोई और खेमा जिस पर आप थोड़े से अगर आप देखें नेगेटिव हो 2023 के लिए? जरूर बड़े हैं, बट उसके सामने डिमांड भी बड़ी है। आज आप ऑटोमोबाइल की डिमांड देखें, या रियल एस्टेट, हाउसिंग रियल एस्टेट की डिमांड देखें, या कमर्शियल रियल एस्टेट की डिमांड देखें, आई थिंक डिमांड आगे बढ़ के आ रही है। तो मेरा ऐसा मानना है कि ब्याज के दर बढ़ते फिर भी इफ द डिमांड सिनेरियो रिमेंस इंटैक्ट, तो आई थिंक ओवरऑल इकोनॉमी के अंदर ये क्षेत्र के अंदर कोई ज्यादा ब्याज के दर के हिसाब से स्लो डाउन होने की संभावना कम है। ऑन द कंट्री मैं ऐसा मानता हूँ कि जो अफोर्डेबल हाउसिंग, रूरल हाउसिंग की जो जगह है, वहाँ पे शायद यहाँ पे क्रेडिट ऑफटेक बढ़ के आएगा, बिकॉज ऑल सेड एंड डन आई थिंक द डिस्पोजेबल इनकम इन द हैंड्स ऑफ इंडिविजुअल्स हैव आल्सो इंक्रीज्ड। और जो इंडिविजुअल अभी तक फक्त खाली फिक्स डिपॉजिट के माध्यम से फंड्स रोकते थे, दे हैव आल्सो स्टार्टेड टेस्टिंग द स्टॉक मार्केट मीडियम। तो मेरा ऐसा मानना है कि ओवरऑल आई थिंक इंडिविजुअल के पास भी अभी अपॉर्चुनिटी कमाने के लिए बहुत अच्छी है, एंड दैट इज वेयर आई बिलीव दैट आई थिंक द लार्जर पार्ट ऑफ द मनी विल फ्लो इनटू सम ऑफ द रेट सेंसिटिव एरियाज इंक्लूडिंग ऑटोमोबाइल्स, इंक्लूडिंग रियल एस्टेट। देवेन, आप इनफैक्ट कंजम्पशन थीम को लेकर हमेशा से बुलिश रहते हैं। इस बार ही हमने देखा वो रूरल इनकम इतनी ज़्यादा जनरेट नहीं हुई, लेकिन क्योंकि इंफ्रा स्पेंडिंग हो गया, आई एम गेसिंग फिर ग्रामीण इलाकों में पैसा भी खर्च होता हुआ दिखाई देगा। ऐसी स्थिति में ये 2 व्हीलर स्पेस या फिर आपके एफएमसीजी कंपनियां जिनमें हमने देखा था वॉल्यूम ग्रोथ नहीं आ रही थी, उस पर कुछ भरोसा है कि अगले साल के लिए क्या वो लौटेगा? तो गए साल के अंदर एक चीज जो ऑटोमोबाइल पर्टिकुलरली 2 व्हीलर्स के अंदर ग्रोथ लाने के लिए आई थिंक जिसको विघ्न बोलते हैं, वो आई उसके अंदर फ्यूल के दाम है। फ्यूल के दाम जब 100 रुपये ऊपर पर लीटर पहुंचे, तो आई थिंक रूरल इकोनॉमी के अंदर शायद इसकी इम्पैक्ट बहुत ज्यादा फील हुई है। मे बी इट इज वन ऑफ द रीजन फॉर विच आई थिंक द न्यूअर सेल्स और द न्यू सेल्स ऑफ 2 व्हीलर्स प्रॉब्ली हैज गॉट इम्पैक्टेड टू रूरल इकोनॉमी। जहां तक कृषि उत्पादन का सवाल है, मेरा ऐसा मानना है कि ओवरऑल आई थिंक एग्रीकल्चर आउटपुट हैज रिमेन्ड डेफिनेटली आई थिंक बॉयंट, और मैं ऐसा समझता हूँ कि ये 2022-23 का जो साल है उसके अंदर भी जो आउटपुट रहेगा वो आई थिंक रिलेटिवली हायर लेवल पे रहेगा। तो ओवरऑल आई थिंक एग्रीकल्चर रिलेटेड एरिया में से जो डिस्पोजेबल इनकम जनरेट होकर आती है, जिसके अंदर एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर लेड प्रोजेक्ट्स के साथ में जुड़ी हुई कार्यक्रम और एक्टिविटी है उसके अंदर, और दूसरी जो एग्रीकल्चर के साथ में जुड़ी हुई एक्टिविटी है उसके अंदर, दोनों चीज के हिसाब से रूरल मासिस के हाथ में डिस्पोजेबल इनकम बढ़ के आई है। तो ओवरऑल आई थिंक कंजम्पशन मेरे ख्याल से चालू रहना चाहिए। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स, ये जगह पे, और इवन डिस्क्रिशनरी पोर्टफोलियोज जहाँ पे बोलते हैं ऑटोमोबाइल्स के अंदर, मेरे ख्याल से कंजम्पशन चालू रहना चाहिए। इनफैक्ट 2 व्हीलर के अंदर ज्यादातर बदलाव मैं ऐसा समझता हूँ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए आया है। तो मे बी आई थिंक द रूरल एरिया इंक्लूडेड I think would be seeing larger amount of demand of take coming from the electric vehicles going forward.
ओके चलिए ठीक है। फिर देवेन एक फाइनल क्वेश्चन, ये जितने भी न्यू एज स्टॉक्स थे जिनकी 2022 में ज़बरदस्त पिटाई हुई 2021 की यूफोरिया के बाद, इनमें से कोई स्टॉक बाय करेंगे आप? अनुज, एक अच्छी सीख इसमें से ये मिली है कि जब भी कंपनी प्राइवेट मार्केट में रहती है तभी उसको लिए पूछने वाला कोई नहीं होता है, तो आई थिंक दे कैन ट्रेड एट एनी वैल्यूएशन। बट जैसे वो पब्लिक मार्केट में आती है तो पब्लिक मार्केट के अंदर 4 आंख से सब लोग देखते हैं उसके वैल्यूएशन को। जब तक कंपनी से कैश बंद करती है तब तक ये कंपनी को इन्वेस्टमेंट करने का मैं मुनासिब नहीं समझता हूँ। जहाँ पे कंपनी कैश बंद कर का कार्यक्रम कम करती है, उसके अंदर से बाहर निकलती है और सिस्टमेटिकली आई थिंक आगे जाने की एक कार्यक्रम रखती है, तो उसके अंदर अपने ध्यान देना जरूरी बनता है। मे बी स्टिल आई थिंक वी आर टॉकिंग अबाउट आई थिंक अ गुड बिजनेस मॉडल बट नॉट सो गुड फॉर इन्वेस्टर्स, like companies like Zomato, Swiggy, they may be excellent business models but not good for investors. तो जब तक ये प्रॉफिट नहीं करते तब तक इमीडिएटली इन्वेस्टमेंट करने की थोड़ी इच्छा कम रहेगी, ऐसा मैं समझता हूँ। बिल्कुल देवेन जी, शुक्रिया। देखिए प्राइवेट मार्केट में बिगर फूल थ्योरी, लेकिन लिस्टेड मार्केट में ऐसा कुछ नहीं चलेगा। आप प्रॉफिट दिखाइए तभी वैल्यूएशन मिलेगा, वरना वैल्यूएशन मिलेगा नहीं। देवेन जी शुक्रिया आपका, और आपको और आपके परिवार को 2023 की शुभकामनाएं। Thank you, Anuj. Thank you so much and wish you all Happy New Year in advance. And I think may God bless all of us. ओके देवेन शुक्रिया। मार्केट देखिए क्या टंबल, मैसिव टंबल। हजदा हम बात कर रहे थे कि 230 फैक्टर की, ये 3 PM पे एकदम से निफ्टी, ये एक प्रोग्राम ट्रेड के तहत 100 पॉइंट निफ्टी गिरा और बैंक निफ्टी एकदम से 350 पॉइंट। और वो जो जोन की हम बात कर रहे थे एग्जैक्ट उस जोन में अब आ गया बैंक निफ्टी 42,900 के आसपास। आप देखना कि यहाँ पर वो बाइंग आ रही है कि नहीं आ रही है, लेकिन एकदम से मार्केट में ज़बरदस्त मूव। और एक बार जरा स्टॉक्स लेकर आइए, एक एक करके लेकर आते हैं। SBI लेकर आइए सबसे पहले। SBI में एकदम से एक झटका। इन्फोसिस और TCS दोनों के दोनों IT स्टॉक्स में एकदम से आपने देखा डेज लो की तरफ मूव करते हुए। M&M, लार्सन एंड ट्यूब्रो, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये सारे के सारे स्टॉक्स हैं जहां एकदम से पता नहीं क्या हुआ। ये एकदम से मुझे लग रहा है कि एक एल्गो रन हुआ है हर्षद। ये इस तरीके के जब मूव आते हैं ये तब आते हैं जब कोई एल्गो रन होता है, और किसी ने ये ईयर एंड का एल्गो रन किया है। लास्ट डे है, किसी ने बोला है कि चलिए अब पैसा बन गया इस मार्केट में, पैसा बुक किया जाए और घर जाया जाए। ये कैश मार्केट सेलिंग है। ये इस तरीके का मूव F&O के प्रेशर से नहीं आ सकता। इस तरीके का मूव आता है जब बास्केट सेलिंग होती है, और ये नॉर्मली अरेस्ट भी बहुत जल्दी हो जाती है। तो वो जो बैंक निफ्टी स्पेशली अब उस जोन में आया है तो अरेस्ट हो जाएगी तो इंटरेस्टिंग है, वरना काफी इंटरेस्टिंग एकदम से, मतलब बात करते करते निफ्टी में पैर के नीचे से कारपेट खींच लिया हो ना, वैसी स्थिति थी। निफ्टी मतलब 20 पॉइंट ऊपर चल रहा था, एकदम से देखा कि 100 पॉइंट नीचे, और बैंक निफ्टी एकदम से 300 पॉइंट नीचे। हालांकि मिड कैप में अभी भी तेजी बनी हुई है, मिड कैप इंडेक्स अभी भी करीब करीब 0.5% गेन के साथ काम कर रहा है। लेकिन हाँ, ये निफ्टी में थोड़ा सा एकदम से एक झटका आया। जैसे मैंने कहा, एक प्रोग्राम ट्रेड, एक स्ट्रक्चर ट्रेड प्ले हुआ है, किसी की बास्केट प्ले हुई है, यहाँ पर रन हुई है वो एग्जैक्टली, और उसी लिए मार्केट इस तरीके से गिरा। लेकिन देखिए ब्रॉडर मार्केट पे बिल्कुल भी इम्पैक्ट नहीं आया उसका। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और इस साल के आखिरी 23 कारोबारी मिनट। अब देख रहे कमाई का अड्डा, आखिरी सत्र 2022 का। हम अलविदा कहेंगे मार्केट्स के आज के इस ट्रेड को 18,110 के आसपास निफ्टी इस समय कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जैसे हम इस साल को अलविदा कह रहे हैं, CNBC आवाज़ आज दरअसल एक बहुत ही सीनियर टीम मेंबर को भी अलविदा कह रही है। हम आपको मिलाएंगे एक ऐसे शख्स से जो दरअसल हमेशा कैमरा के पीछे थे, लेकिन आज उनको हम गुड बाय गुड लक कह रहे हैं कैमरा के सामने। प्रकाश शिंदे, ये दरअसल CNBC आवाज़ की टीम के साथ 2004-05 से ही जुड़े हुए हैं। 18 साल हो चुके हैं वो दरअसल हमारे साथ रहे हैं, हमें सपोर्ट किया है, और आज दरअसल ये रिटायर हो रहे हैं। तो प्रकाश जी, आपके लिए एक छोटा सा तोहफा। आपके साथ काम करके बड़ा अच्छा लगा। आपको हमने बहुत परेशान किया है, हमेशा से फ्रेम के इधर उधर गए हैं, लेकिन थैंक यू वेरी मच सर। और एक इस मौके पर मैं बस यही बोलना चाहूंगी, बहुत बहुत शुक्रिया, एंड वी आर विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। प्रकाश जी, मैं आपके लिए यही कहूँगा कि ऑल द बेस्ट, और एक आपके लिए तालियां बजाना चाहूँगा मैं, इतने साल आपने काम किया उसके लिए, और पूरी की पूरी टीम के लिए। और देखिए पूरी टीम एक्चुअली आना चाहती है, तो हाँ आ जाइए, कोई नहीं है, सब जो आ जाइए बिल्कुल आ जाइए, बिल्कुल आ जाइए, सब विश करिए। और देखिए रिटायर हो रहे हैं ये CNBC आवाज़ से, आज इतने साल इन्होंने CNBC आवाज़ को दिए, इतना बनता है। देखिए बिल्कुल हमारी पूरी टीम की तरफ से। अन्ना आप भी आ जाइए। तो थैंक यू प्रकाश जी, he was with us since very long, more than 15 years, it is very emotional, and हम लोग ने बहुत कुछ सीखा उससे,
और सबसे सीनियर है अपने, हम लोग को बहुत अच्छे से गाइड किया और हमको जरूर आपको मिस करेंगे। थैंक यू सो मच, इट वाज अ ग्रेट जर्नी विथ यू। बिल्कुल। आप और भी आप अपना ख्याल रखें, आप रिटायरमेंट एकदम तसल्ली से मनाएं और हमें मैसेज करते रहिएगा कि इधर उधर फ्रेम के बाहर होना नहीं, ठीक है? फिर सीधे खड़े रहेंगे। प्रकाश जी थोड़ा इमोशनल हो रहे हैं थोड़ा सा, और इस समय थैंक यू। वीरू, ये आपको हम मिस कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि सबसे ज्यादा परेशानी इनको आप ही से होती थी। सबसे ज्यादा परेशानी इनको आप ही से होती थी। परेशान करने वाला इनको प्रकाश जी को सबसे ज्यादा परेशान करने वाला कोई शख्स था तो वो मौजूद है ही नहीं अभी। गेस करिए। ऑफ कोर्स आशीष वर्मा साहब। आशीष वर्मा साहब। आशीष वर्मा साहब। लेकिन प्रकाश जी, मेरी तरफ से भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। जीवन का एक नया अध्याय आपके लिए शुरू हो रहा है। थैंक यू सर। उसके लिए आपको मेरी तरफ से शुभकामनाएं। और देखिए, मैं एक चीज़ कहूँगा कि आप हम सबको तो खैर रोज़ देखते हैं, लेकिन जो कैमरा के पीछे रहकर जो लोग काम करते हैं, असल में चैनल को वही चलाते हैं। हमारी पूरी की पूरी प्रोडक्शन टीम, कैमरामैन, पूरे असाइनमेंट, गेस्ट टीम, ये सब के सब लोग जो एफर्ट लगाते हैं और हमारा काम आसान कर देते हैं। हमको सिर्फ उस आउटपुट को आपके सामने पेश करना होता है, लेकिन चैनल के असली हीरोज यही लोग। एक्चुअली हम तो बस 2-4 लोग हैं, लेकिन ये वो पूरी टीम है जो दरअसल हमारे साथ रहती है, हमें टॉलरेट करती है और हमें खूबसूरत दिखाती है आप लोगों के सामने। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया, एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। ऑल द बेस्ट, वील मिस यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर दिस। तो ये इनफैक्ट हमारे लिए थोड़ा सा इमोशनल मोमेंट है, लेकिन हमें लगा कि इनको चैनल पर ही अलविदा कहना चाहिए, जैसे हम इस साल को भी अलविदा कह रहे हैं। प्रकाश सर ऑफ कोर्स हमारे साथ कई सालों के साथ रहे हैं और हम बस छोटे रिपोर्टर से एंकर बने, एंकर्स बनते बनते इतने बड़े शोज करने लगे, लेकिन ये हमारे साथ और हमारा सपोर्ट बन के रहे हैं कि स्ट्रेस ना लीजिए, रिलैक्स कीजिए, सब कुछ ठीक से चलेगा। और थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू हिम। वीरू। जी हाँ, चलिए अब एक काम करते हैं, प्रतिज्ञाओं की बात करते हैं। जी हाँ, 2023 की ऐसी वो प्रतिज्ञाएं जो ली गई हैं। अच्छा, प्रतिज्ञाएं जो होती हैं वो कभी कभी पूरी भी होती हैं और कई कभी टूट भी जाती हैं, और अक्सर हमने देखा है कि 25 दिसंबर से लेकर 1 जनवरी के बीच में बहुत सारी प्रतिज्ञाएं जो हैं वो ली जाती हैं। 2023 की कुछ ऐसी ही हर्षदा प्रतिज्ञाओं की बात करते हैं और रिजोल्यूशंस की बात करते हैं जो लिए गए हैं। सुमित हमारे साथ हैं। सुमित, बताइए क्या क्या टूटने वाला है इस बार? देखिए, एक आंकड़े तो मैं पढ़ता ही रहता हूँ, तो उन्हीं आंकड़ों में एक आंकड़ा मुझे ये भी मिल गया कि हर साल आमतौर पे कौन कौन सी प्रतिज्ञाएं जो हैं वो ली जाती है, यानी कि रिजोल्यूशंस जो है वो लिए जाते हैं। ये सबसे कॉमन रिजोल्यूशन है जो आमतौर पे हर आदमी ले ही लेता है। तो एक एक करके वो तमाम रिजोल्यूशंस आपकी स्क्रीन पर आएंगे जो हर साल आज के दिन या इस पूरे हफ्ते में हम आमतौर पे लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो सबको लगता है कि उन्हें लेनी चाहिए वो है हेल्थ। तो कसरत करेंगे, ये सबसे पहला रिजोल्यूशन है जो कि हर आदमी लेता है, ये कॉमन रिजोल्यूशन है। उसके बाद आता है कि वजन घटाएंगे। पहला तो वर्कआउट करेंगे, दूसरा वजन घटाएंगे, दोनों इंटर रिलेटेड इसलिए एक साथ आपको दिखाई पड़ रहे हैं। तीसरा रिजोल्यूशन होता है कि हम अपनी रूटीन इंप्रूव करेंगे, अर्ली मॉर्निंग राइज करेंगे, जल्दी सो जाएंगे। उसके अलावा कोई नई हॉबी की शुरुआत करेंगे, ये चौथा रिजोल्यूशन है। या तो हम कोई नई स्किल सीखेंगे या कोई नया काम करेंगे, अपने हिसाब से ज़िंदगी जिएंगे और पूरी तरह से लाइफ फुल मज़े में जिएंगे। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट, बचत ज़्यादा करेंगे, खर्च कम करेंगे। ये एक बहुत कॉमन रेजोल्यूशन है जो कि आपको दिखाई पड़ेगा। ये टॉप 5 रेजोल्यूशन थे। 6th कि हम स्मोकिंग छोड़ देंगे, जो छोड़नी भी चाहिए, ज़रूरी भी है। इसके अलावा परिवार दोस्तों के साथ अपना समय बिताएंगे और बेहतर करेंगे इसको, और ज़्यादा ड्यूरेशन तक उनके साथ रहेंगे, थोड़ी खुशियाँ और बटोरेंगे। ये भी एक रेजोल्यूशन का हिस्सा है। कुछ लोग का रेजोल्यूशन है कि हम बहुत ही ज़्यादा घूमेंगे फिरेंगे, और कुछ लोग ये भी मानते हैं कि हम बहुत ज़्यादा पढ़ाई भी करेंगे। तो ये कुछ टॉप 10 रेजोल्यूशन आपने देखे हैं जो कि आम तौर पे लिए जाते हैं, जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग लेने की कोशिश करते हैं या उनकी सूची में भी होगा। ये एक रेशियो आया है कि कितने पूरे होते हैं। इनमें से सिर्फ 8% पूरे होते हैं और 92% जो है वो पूरे नहीं होते हैं। तो ये वो रेजोल्यूशन है जो आमतौर पे लिए जाते हैं, और रेजोल्यूशन का ये सक्सेस रेशियो है जो सिर्फ और सिर्फ 8% है।
इसका रीजन ये ना कि वो लोग काफी उस तरीके के रेजोल्यूशन ले लेते हैं जो मतलब पॉसिबल ही नहीं करना, तो थोड़े से डिफिकल्ट रियलिस्टिक नहीं होते हैं वो। अब जैसे मेरा 2022 का जो रेजोल्यूशन था वही 2021 का था, वही 2020 का था, वही 2019 का था कि फिट होना, और वो हुआ ही नहीं। तो इसलिए मैंने इस साल पता क्या रेजोल्यूशन अपनाया हर्षदा 2023 में। 2023 में मैंने एक रेजोल्यूशन लिया है कि मैं खुश रहूंगा, कुछ हो जाए, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं खुश रहूंगा 2023 में, और चाहे जो मर्जी हो मुझे कुछ इम्पैक्ट नहीं होगा। और ये वाला रेजोल्यूशन मैंने लिया। आपने क्या लिया 2023 में? ये मेरा इनफैक्ट रेजोल्यूशन पिछले साल तो ऑफ कोर्स मेरी फिटनेस को और बेहतर करने का था, लेकिन इस बारी मेरी इम्यूनिटी को और बेहतर करने का है अनुज, क्योंकि 2022 में गैस्ट्रोएंटाइटिस वायरल हो गया। इनफैक्ट पिछले साल की शुरुआत ही कोविड के साथ की थी, तो इस बारी दवाइयों से दूर रहना है, चलिए इम्यूनिटी बिल्ड करनी है। वीरू, आपका रेजोल्यूशन? अनुज बाकी सब तो ठीक है, मेरी वॉक तो कंटिन्यू है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। शाम को 45 मिनट में निकाल लेता हूँ अपने लिए। एक है रेजोल्यूशन कि हाँ मैदा छोड़ना है, बस। अच्छा, इसको छूना ही नहीं है 2023 में, ये मैंने, अगर आप देखें, रेजोल्यूशन लिया है। चलिए, तो भटूरे खाना बंद करिए। फिर सुमित, आप बताइए आपका रेजोल्यूशन। नहीं, भटूरे तो छोड़। देखिए मैं यही टूट गया वीरू का लेने से पहले ही टूट गया। क्या वीरू, भटूरे छोड़ने पड़ेंगे? भटूरे तो मैदा के बनते हैं। उन्होंने एक्सेप्शनल में रखा। नहीं, भटूरे नहीं खाता मैं, भटूरे नहीं खाता। वो कुलचे खा लेंगे, चलो भटूरे नहीं खाएंगे। तो सुमित? देखिए मेरा रेजोल्यूशन सोच रहा है कि लास्ट ट्राई बनाऊं 6 पैक बनाने को लेकर, 6 पैक एब्स, 6 पैक नहीं है, 6 पैक एब्स, उसके लिए एक लास्ट ट्राई करने की सोच रहा हूँ। लेट्स सी पूरा होता है कि नहीं इस बार। चलिए, अपने गेस्ट से भी फिर एक एक करके रेजोल्यूशन लेते हैं। अब जी हाँ, अग्रवाल साहब बड़े ठहाके लगा के हंस रहे। अग्रवाल साहब, आप भी बताइए कौन सा रेजोल्यूशन आपने बनाया जो तोड़ेंगे? देखिए, ये जो सुमित ने लिस्ट बताई ना, इसमें से मैक्सिमम ऐसे रेजोल्यूशन है जो मैं हर साल लेता हूँ और टूट जाते हैं। और अभी जो वीरेंद्र ने बताया कि भटूरे छोड़ेगा, तो वो मुझे दिक्कत की बात नज़र आ रही है, क्योंकि भले हम किसी भी रिलीजन को मेंटेन करते हो, बट फूड हैबिट्स में हम पंजाबी हैं। मैं खुद वीरेंद्र को तो मैं पर्सनली जानता हूँ, सुमित को जानता हूँ, तो कई बार मिले हुए भी हैं। फूड हैबिट्स में हम लोग पंजाबी हैं, और पंजाबी में जो कोलेस्ट्रॉल लिखा हुआ होता है ना, उसमें हमें सिर्फ छोले दिखाई देता है, बाकी का दिखाई नहीं देता। तो ये सिचुएशन है, और जल्दी उठने की कोशिश करूँगा, जल्दी सोने की कोशिश करूँगा, बट वो मैं अभी कह रहा हूँ कि वो टूटने ही वाला है। चलिए, सातपते जी, आपका रेजोल्यूशन? देखिए अनुज जी, मुझे लगता है सुमित जी ने उसमें से सच में बहुत सारे कवर कर लिया, लेकिन एक जो है इस साल का रेजोल्यूशन वो है वेट लॉस करने का। तो एक 10-15 दिन से तो रेगुलर शाम को 1 घंटे का वॉक चल रहा है, बस इसी को कंटिन्यू करना है। तो यहाँ इस साल का रेजोल्यूशन बस यही है, वेट लॉस करना है और ऑयली कम खाना है। दैट्स इट। अमित, कोई खास रेजोल्यूशन? राजेश जी की तरह मैं भी पंजाबी हूँ, तो खाने पीने में तो रेजोल्यूशन डिफिकल्ट रहेगा, लेकिन जहाँ थोड़ा सा एक्स्ट्रा होगा वहाँ एक्सरसाइज थोड़ी ज्यादा कर लूंगा। अमित को एक्सरसाइज करने की जरूरत है नहीं वैसे। आज सुबह अमित को कॉम्प्लेक्स दे दिया जब उन्होंने बताया कि इनकी जो मतलब बेटी है वो कॉलेज में जाती है। मुझे लगता नहीं है कि ये हाँ, मुझे तो लगा था स्टेडियम में एक्चुअली काफ़ी छोटे हैं उम्र में, मतलब उनकी जो सेहत देख कर लगता था, लेकिन तो ऑलरेडी काफ़ी फिट हैं आप। लेकिन चलिए, अच्छा है। और फिटनेस अमित के बारे में एक बात आपको मैं बता दूं, अमित वैसे सब कुछ ठीक है, बिल्कुल फिट आदमी, इनको कोई किसी चीज़ से कोई लोभ प्यार नहीं है, बस मिष्टी दोई देख के इनका थोड़ा ईमान डोल जाता है कभी कभी, बाकी सब ठीक है इनका। वो तो कैलकाटा में कोई भी रहे, उनका तो वहीं पर पैर फिसल जाएगा। प्रदीप ओचंदानी, कोई न्यू ईयर रेजोल्यूशन 23 के लिए? तो ऑल ऑफ अस वुड एग्री कि हेल्थ सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और जब 40 प्लस के आप कैटेगरी में आ जाते हो तो ये और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो मैं अपनी तरफ से ट्राई करता हूँ, रोज योगासन, सूर्य नमस्कार करता हूँ। हमारे यहाँ अदानी मैराथन होती है अहमदाबाद में हर साल, और उसमें हर साल मैं पार्टिसिपेट करता हूँ। तो मेरा जो टाइमिंग है वो मैं इम्प्रूव करना चाहता हूँ। 65 मिनट्स 10 किलोमीटर का जो मेरा टाइमिंग है उसको मैं इम्प्रूव करके नेक्स्ट ईयर जब मैं पार्टिसिपेट करूँ तो 60 मिनट से कम में वो खत्म हो, वो मेरा एक ख्वाहिश है, रेजोल्यूशन चाहे या गोल आप कह लीजिए, तो वो मैं उसके लिए ट्राई करूँगा। मानस, आपका रेजोल्यूशन बताइए। चलिए।
देखिए मेरा जो इस साल का रेजोल्यूशन तो नहीं बोलूंगा, लेकिन मैंने सोचा था कि इस बार मैं वेट लॉस करूंगा, और मैंने शुगर छोड़ दी। इस पूरे साल मैंने, मेरे ख्याल से फरवरी से लेकर अभी तक मैंने शुगर नहीं खाई। वो एक अच्छा काम हुआ, उसकी वजह से मेरा वेट बहुत अच्छे से लॉस हो गया, मैंने अच्छा वेट रिड्यूस कर लिया। तो फिटनेस के पे बहुत काम किया इस साल। अगले साल मेरा मन तो ये है कि देखिए मैं, मेरे ख्याल से मैं 2020 के 19 के बाद से मैं कहीं फैमिली के साथ घूमने नहीं गया, मैं कहीं गया नहीं। तो इस बार मेरी प्लानिंग ये है कि मैं कम से कम 3 बार निकल के जाऊंगा कहीं ना कहीं घूमने। तो इस बार का रेजोल्यूशन तो एक ही, घूमना है फैमिली के साथ। बस एडवांस में बता दीजिएगा कब कब छुट्टी ले रहे हैं, फिर हम अपना शो भी वैसे प्लान कर लेंगे। मानस गौरव बिस्सा, आपका रेजोल्यूशन? देखिए 2021 में लिया था कि अपने हेल्थ पे रखूंगा, तो पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत उसमें कर सका हूँ मैं। और आने वाले समय के लिए जो मेरा रेजोल्यूशन है कि मैं एक बार रीडिंग फिर शुरू करना चाहूंगा। काफी बार ऐसा होता है कि रीजंस मिल जाते हैं, एक्सक्यूजेस मिल जाते हैं कुछ चीज ना करने के लिए। रीडिंग एक ऐसी हैबिट है कि काफी आपको उसमें अपग्रेडेशन आपका खुद का हो जाता है। तो मैं रीडिंग, मेरा काफी शौक था, मगर मेरी एक्सक्यूज की वजह से छूट गया बीच में। तो मैं रीडिंग फिर से शुरू करना चाहूंगा, चाहे मार्केट रिलेटेड बुक्स हो या नॉन मार्केट रिलेटेड बुक्स हो। तो मैं एक बार रीडिंग फिर शुरू करना चाहूंगा। शुरू करना चाहेंगे। तो शुक्रिया आप सबका ये सब रेजोल्यूशन बताने के लिए। और एक बात देखिए, मार्केट वो जो बैंक निफ्टी था हर्षदा 42,833 तक गया, और वहां से करीब करीब 170 पॉइंट की रिकवरी। तो जो हम डिस्कस भी कर रहे थे कि नॉर्मली इस तरह के प्लंजेस बाय भी कर लिए जाते हैं, लेकिन निफ्टी अभी भी 100 पॉइंट नीचे है, और 18,100, और वो जो जोन था 18,050 से 18,100, उसी लेवल पर। साल के अंतिम दिन ये मार्केट ने थोड़ा गुगली डाल दी, मतलब ऐसा लग रहा था कि चलिए ठीक है, सब कुछ नॉर्मल होगा, मार्केट एक फिनिश करेगा एक फ्लरिश के साथ। वो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी ठीक है। चलिए 18,000 के तो ऊपर बंद हो रहे हैं हम एक तरीके से। तेजी या मंदी, फायरवर्क्स तो दिखे हैं स्क्रीन में, है ना, जो होता भी है। अच्छा, इस बीच फायरवर्क्स तो इस पूरे साल रहे खिलाड़ी नंबर 1 में, क्योंकि कई सारे जानकार हर हफ्ते हमारे साथ जुड़ते हैं और इस मैदान में उतरते हैं, आपस में compete करते हैं और आपका फायदा कराते हैं अपने अपने ट्रेड्स के साथ। तो नए साल में 3 जानकार हमारे साथ, या 2022 के जो सबसे शानदार परफॉर्मर्स थे उनके बीच मुकाबला कराया। प्रशांत सावंत, अमित सेठ और मेहुल कोठारी मैदान में थे, और ये नेक टू नेक मुकाबला इनफैक्ट कल और आज में हुआ। अमित सेठ ने लेकिन क्या बाजी मारी है। कल तक इनको लग रहा था ये तो मामला हाथ से गया, लेकिन आज देखिए 18% से ज्यादा के रिटर्न्स, इनफैक्ट 19% के रिटर्न्स के साथ ये विजेता बने हैं खिलाड़ी नंबर 1 के। आज के हैं ये खिलाड़ी नंबर 1, और क्या बढ़िया ट्रेड्स इन्होंने दिए। अमित, वो गेम चेंजिंग मोमेंट तो जिंदल स्टेनलेस ने कराई ना आपके लिए? जी मैडम, जिंदल स्टेनलेस कल बढ़ गया, नहीं तो मेरे शो में खाली रिटर्न्स 2% थे कल तक के। हाँ, So I was trying my best। कहते हैं ना, अपने आप में तो कुछ नहीं होता, वी कैन ओनली ट्राई आवर बेस्ट, एंड इट वर्कड। लेकिन आपने काफी बढ़िया ट्रेड्स इनफैक्ट पिक किए थे। आपके टॉप परफॉर्मर्स स्क्रीन पर हैं, एक तो गॉडफ्रे फिलिप्स, एसबीआई, आरवीएनएल, मारुति सुजुकी, और कुछ जो हम नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि उसमें से आपने अर्ली एग्जिट ले लिया था। वो फर्टिलाइजर कंपनी हम नहीं भूल सकते, आरसीएफ एंड द लाइक्स जो आपने पिक किए थे, दैट वाज आल्सो अ वेरी गुड ट्रेड। अच्छा, ये बताइए अमित, इनमें से कोई स्टॉक जो आप अगले हफ्ते भी कन्विक्शन के साथ कह रहे हैं कि चलेगा, पोजीशन रखनी चाहिए? जी हर्षदा मैम, पहले तो मैं आप सबको थैंक यू करना चाहता हूँ, टू द एंटायर टीम ऑफ सीएनबीसी आवाज। काफी एफर्ट सबका लगता है ये शो करने में। सारा साल मैंने ये शो खेला, तो आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। तो आप सबको थैंक्स। और रही बात स्टॉक की, मुझे लगता है कि मारुति में सम काइंड ऑफ अ बॉटम बन रहा है यहाँ पे। इसमें एक एक्सटेंडेड सेलिंग देखी, और इसका बेस लगभग 82-8300 के आसपास है। रिकॉर्ड हुआ है, बिल्डअप था, उसमें भी अब लिक्विडेशन होना शुरू हो गया। तो मुझे आगे जाके लगता है कि मारुति विल फॉर्म सम सॉर्ट ऑफ अ बेस अराउंड, हो सकता है वापस 8200 रीटेस्ट हो जाए, लेकिन 82-8300 में एक अच्छा बेस बनेगा। मुझे लगता है मारुति विल डू वेल इन डेज टू कम। मारुति सुजुकी आपकी स्क्रीन पर आप देखें 8407 पे। और तो अच्छा, अगर आप देखें आज अपनी गेम शो खेला अमित जी, और एक बार फिर से आपको इस गेम शो को जीतने के लिए शुभकामनाएं। 8405 पे निफ्टी, ये मारुति आपका ट्रेड करता हुआ। अच्छा, एक काम करते हैं, अब बस हम क्लोजिंग के स्ट्रेट्स को देखते हैं, उसके बाद हर्षदा के बाद चलेंगे वॉल पे। और 2022 की ये बस क्लोजिंग की तरफ हम बढ़ते हुए, और सिंस इट्स आई थिंक फर्स्ट डे ऑफ द सीरीज एज वेल, ये सीरीज का पहला दिन भी है, एक बार जरा प्राइस परफॉर्मेंस को देखते हैं सेक्टर आधार पे। देखिए निफ्टी ने तो डेफिनेटली देखिए थोड़ा सा आज बैकफुट पे आया। कल का वो सारा का सारा
वो जो एक्सपायरी का इम्पैक्ट था, वो प्रीमियम जो कि हमने 1 घंटे में हासिल किया था, वो सरेंडर कर दिया। बोथ इंडस्ट्रीज, आई मीन बोथ 18,100 पे निफ्टी आ गया, निफ्टी बैंक अगर आप देखें आपका करीब 42,900 पे आ गया। लेकिन अगर आप OI एडिशंस को देखें ऑन दिस वेरी फर्स्ट ऑफ सीरीज, आज सबसे स्ट्रॉन्ग लॉन्ग OI अगर कहीं बिल्डअप हुआ है तो वो है बैंक्स, NBFCs। बैंक्स में 4% का OI बिल्डअप, इसमें डॉक्टर साहब एक एक करके लिखाइएगा। कैनरा बैंक टॉप OI गेनर, 6% का बिल्डअप, शानदार मूव। RBL बैंक, PNB और साथ ही साथ CUB, ये और साथ ही साथ अगर आप देखें फेडरल बैंक, ये OI एडिशंस क्लियरली रिफ्लेक्ट करते हुए कि ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ सीरीज बाजार ने फिर वही थीम पकड़ ली जो कि दिसंबर के मिड में चल रही थी, दिसंबर के बिगिनिंग में चल रही थी, एंटायर नवंबर और अक्टूबर में चली, दैट मिड कैप बैंक्स। स्ट्रांग मूव, स्ट्रांग वेरिएशन। उसके बाद अगर आप देखें जो दूसरा स्पेस काफ़ी स्ट्रांग था, NBFCs। यहाँ पे अगर आप देखें तो फाइनेंस स्पेस में भी लगभग 4% OI बिल्डअप था। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस सुपर OI एडिशन ऑन द वेरी फर्स्ट डे। उसके बाद आप देखें तो यहाँ पे एक मन्नापुरम फाइनेंस, M&M फाइनेंस, साथ ही साथ IDFC, इसमें स्ट्रॉन्ग एडिशन था। REC PFC, इन दोनों का कॉम्बिनेशन 3.3% OI ले गया अपने साथ। तो NBFCs आज काफ़ी अगर आप देखें हरकत में रही। और मत भूलिएगा कि आज बजाज फाइनेंस में ऑन द वेरी फर्स्ट डे ये स्टॉक आज अपने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर लगभग 3 महीने के बाद ट्रेड करना शुरू किया इसने, और 3.8% का OI बिल्डअप अपने साथ ले गया। दैट्स गुड। और एक और चीज़, बजाज फिनसर्व में जो कि आज राजेश सतपुते जी का ट्रेड भी था, इसमें आज काफ़ी शॉर्ट स्क्यूज हुआ है। सीरीज़ के पहले दिन काफ़ी OI जो है वो घटा है। और एक स्पेस और जिसमें मैं कह सकता हूँ कि बहुत अच्छा बिल्डअप हुआ वो था मेटल्स। जो भी फैक्टर्स रहे, नाल्को 11%, NMDC 5%, टाटा स्टील 4.5% और साथ ही साथ कोल इंडिया 6%। तो मेटल सुपर एग्रेसिव मोड पे थे। इनफैक्ट हिंडाल्को अगर आप देखें 2.1% बिल्डअप। तो ये कुछ स्पेस जहाँ पे स्ट्रॉन्ग लॉन्ग बिल्डअप हुआ। और एक स्पेस और जिसका मैं जिक्र करना चाहूँगा वो था टेक्नोलॉजी स्पेस में मिड कैप IT, दैट्स परसिस्टेंट सिस्टम। साथ ही साथ अगर आप देखें तो यस परसिस्टेंट और ओरेकल फाइनेंशियल्स और बिरला सॉफ्ट, ये कुछ स्टॉक्स थे जहाँ पे आज काफ़ी स्ट्रॉन्ग लॉन्ग बिल्डअप दिखा गया मिड कैप IT में। लेकिन इस 2022 एक खूबसूरत साल की, यानी एक बहुत ही वोलेटाइल साल, बहुत वाइल्ड स्विंग देखे हमने, लेकिन जो क्लोजिंग है वो भी उतनी वाइल्ड होने जा रही है। ह्यूज वॉलेटिलिटी के साथ। आइए इस क्लोजिंग को देखते हैं। ये देखिए आपकी स्क्रीन पे, कहाँ खुले कहाँ गए, वहाँ से अगर आप देखें क्या पुल बैक लिया, बट स्टिल मिड कैप्स बहुत स्ट्रॉन्ग। हर्षदा के बाद चलते हैं वॉल पे, उन्हीं के पास जाएगी ये आई थिंक समाप्ति की जो समारोह है ना, उन्हीं के पास जाएगा वॉल पे। हर्षदा ओवर टू यू। शुक्रिया वीरू। 18,117 इस लेवल पर जाकर टिकता हुआ दिखाई दे रहा है। करीब 2.5% से ज़्यादा के रिटर्न्स इस बार बनते हुए दिखाई दिए हैं। इस समय हमने देखा है थोड़ी सी शांत समाप्ति देखने को मिल रही है, लेकिन मुझे लगा आज क्लोजिंग पर तो ध्यान देंगी, लेकिन आपके सामने कुछ ऐसे स्टॉक्स पेश करते हैं जो दरअसल सबसे ज़्यादा एक्टिव रहे हैं इस पूरे साल। तो पहला वो स्टॉक है ITC का। ITC में हमने देखा एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज देखने को मिला था। लोग इनफैक्ट राइट ऑफ कर रहे थे इस साल, इसमें कुछ नहीं होगा। 51% तक के रिटर्न्स स्टॉक ने अपने नाम किए हैं। यहाँ पर एक अच्छी चाल देखने को मिली, 360 तक का हाई भी छुआ था। इसके अलावा M&M एक और काउंटर था जिसमें हमने देखा एक अच्छी खासी रफ्तार बनती हुई दिखाई दी, चाहे वो उनकी नई गाड़ियों के लॉन्चेस हो या फिर अपने बाकी प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को मजबूत करने का प्लान। 50% तक के रिटर्न्स बनते हुए दिखाई दिए। और फाइनेंशियल साइड पर एक्सिस बैंक ने इनफैक्ट कमान संभाली थी, तेजी की अपने नाम, जहां पर हमने देखा 34% तक के रिटर्न्स बनते दिखाई दिए। तो ये दिग्गज काउंटर्स थे जहां पर सबसे ज्यादा एक्शन है। लेकिन मिड कैप स्पेस में 3 ऐसे स्टॉक्स जो हर रोज रेडार पर आते थे, लगभग ज्यादातर समय तेजी में थे। उसमें मजगांव डॉक सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे क्योंकि ये आउट परफॉर्मर रहा है। इस साल का मजगांव डॉक लगभग 180% के रिटर्न्स पर जाकर टिकता हुआ दिखाई देगा, 800 के करीब आ गया। भारत डायनामिक्स भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, वहां पर भी 150% से ज्यादा की कमाई होती हुई दिखाई दी है। स्टार परफॉर्मर साबित हुआ भारत डायनामिक्स, 140% तक के रिटर्न्स। और गार्डन रीच को आप इग्नोर नहीं कर सकते। वैसे मैं अगर लिस्ट खोलूं तो हैल भी है इसमें, दूसरा
दूसरे भी कई सारे स्टॉक्स हैं डिफेंस वाले जहां पर हमने देखा अच्छी खासी तेजी बनती दिखाई दी, लेकिन 100% से ज्यादा रिटर्न्स देने वाले ये डिफेंस कंपनियां थी। आज की क्लोजिंग पर आते हैं। आज 18,100 के आसपास ही दिन जाकर टिकता हुआ दिखाई दे रहा है। निफ्टी और निफ्टी बैंक में हमने देखा है ऊपरी लेवल से कुछ दबाव देखा गया। निफ्टी बैंक में वो क्रैक आने के बाद 43,000 के आसपास क्लोज देखने को मिलेगा। निफ्टी आईटी का ज्यादा साथ नहीं, 85 अंकों की गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन मिड कैप्स फुल फॉर्म में थे। एडवांस डिक्लाइन रेशियो फेवरेबल रहा है। हीट मैप आपको दिखाएगा कि इन स्टॉक्स की तरफ से तेजी आई है कहां पर। दरअसल आज हमने देखा है कुछ पोजीशंस कटी तो तेजी की तरफ बजाज फाइनेंस और फिनसर्व दोनों ने पार्टिसिपेट किया। आज बजाज ऑटो में खरीदारी लौटती हुई दिखाई दी। टाटा मोटर्स, हीरो जैसे काउंटर्स थे जहां पर तेजी बनी, और ऑफ कोर्स सोमवार को जब हम लौटेंगे तो बिक्री के आंकड़ों पर बाजार रिएक्ट करेगा। टाइटन, ओएनजीसी, कोल इंडिया, बीपीसीएल जैसे ट्रेड्स, अदानी जैसे ट्रेड्स में तेजी बनती दिखाई दी, और ऑफ कोर्स वो मेटल काउंटर्स में टाटा स्टील और आपका हिंडाल्को तेजी की तरफ था। जो नहीं चले उसमें आयशा है, ग्रासिम है, एसबीआई लाइफ है, इसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक, इंडसइंड बैंक, भारती जैसे काउंटर्स, एलएनटी जैसे काउंटर्स में हमने देखा कुछ मुनाफा वसूली के अंश देखने को मिले। कुल मिलाकर आज काफी वॉलेटिलिटी देखने को मिली, और इस वॉलेटिलिटी के बीच 18,116 पर 75 पॉइंट नीचे हम 2022 को सलाम कर रहे हैं। ऐसे में सीधा सौदा में नीरज और साथ ही साथ सुमित के बीच जो मुकाबला रहा उसमें किस तरह के रिटर्न्स बने हैं और कौन कौन से स्टॉक्स आज रेडार पर सुबह में आए थे। क्राफ्ट्समैन ऑटो 7.5% ऊपर, एचजी इंफ्रा 7% ऊपर, टीटागढ़ वैगन्स में 3% के रिटर्न्स, और एचसीसी में भी करीब 2 से 2.5% तक के रिटर्न्स बनते दिखाई दिए हैं। नीरज ने लोटस चॉकलेट पिक किया जो 5% के अपर सर्किट पर था। सुप्रीम पेट्रो, स्पेशलिटी रेस्टोरेंट और एसबीआई कार्ड्स, ये वो दूसरे ट्रेड्स जो जमते हुए दिखाई दिए हैं तेजी की तरफ। कुल मिलाकर आज क्लोजिंग 18,100 के आसपास होती हुई दिखाई दी है, लेकिन वाकई में ये एक टेस्टिंग साल रहा है इक्विटीज के लिए। अब देखना यही है कि 2023 में किस तरह की स्थिति उभर कर आएगी। वीरो जी कोई बात नहीं, जैसी भी आएगी करेंगे सामना, और मनोबल को रखिए ऊपर। आपसे अगली मुलाकात होगी नए हफ्ते में, नए हाल में, नए रंग में, नए साल में। सुबह फिर हर्षता सोमवार की सुबह मॉर्निंग कॉल लेके मौजूद होंगे नीरज जी और मैं। तब तक के लिए नमस्कार, और 2022 की मतलब अंत में 2023 की अग्रिम शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर।